आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून। क्या हाल चाल है जी आप सभी के? कैसे हैं आप सभी लोग? गुड आफ्टरनून दोस्तों, सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप एकदम अच्छे हैं, खाना आपने खा लिया है और तैयार हैं इस नए कोर्स के लिए, जिस कोर्स में हम इकोनॉमिक्स की बात करेंगे। पूरा का पूरा जो इकोनॉमिक्स आपके एसएससी एग्जाम्स में पूछा जाता है वो यहाँ पर आपको कवर कराया जाएगा। गुड आफ्टरनून, सभी का स्वागत है। शुरू करते हैं जी सेशन। जो बच्चे ऐसे हैं जो नए हैं, जो पहली बार मुझे यहाँ पर देख रहे हैं यानी अनअकैडमी पे आप नए आए हैं हो सकता है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा मेरा नाम राहुल अरोड़ा है और मेरे सभी कोर्सेज देखने के लिए आपको अनअकैडमी पे प्रतियोगिता मंत्रा सर्च करना होगा। आपको सारे के सारे कोर्सेज जीके के, मैथ्स के, रीजनिंग के यहाँ पे मिल जाएंगे। हमारी जो पूरी टीम है वो आपको यहाँ पर पूरा का पूरा एसएससी का जो सिलेबस है वो तैयार कराती है। ठीक है, शुरू करते हैं दोस्तों कहानी। देखिए, जो टाइटल देखेंगे आप सेशन का उसका है इंडियन इकोनॉमी। ये इंडियन इकोनॉमी इसलिए लिखा गया बिकॉज बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो भारतीय इकोनॉमिक्स की स्पेसिफिक है, जो हम यहाँ पे कवर करेंगे। जैसे कि जो अपना बैंकिंग वाला पोर्शन होता है वो इंडियन इकोनॉमिक्स का एक स्पेसिफिक पोर्शन हो गया, वो सब बीच में आपको कवर कराया जाएगा। ठीक है, यानी इकोनॉमिक्स के साथ साथ जो थोड़ा सा एक बैंकिंग वाला पोर्शन होता है, जैसे आरबीआई हो गया, सेबी हो गया, मनी मार्केट हो गया, कैपिटल मार्केट हो गया, ये सब भी आपको इस कोर्स में कवर कराया जाएगा बिकॉज वहां से भी सवाल पूछे जाते हैं। शुरू करें दोस्तों कहानी। डाउट्स के लिए क्वेश्चन टैब जिंदाबाद, वहां भेजें, चाहे अनअकैडमिक आस्क का डाउट फीचर का इस्तेमाल करें, यहाँ पे भेजें। रेज अ हैंड भेजना तो वो आप भेज सकते हैं, आपसे मैं बात कर लूँ। शुरू करें दोस्तों, स्टक हो रहा है, एक बार कंफर्म करें कि आप सभी को आवाज साफ आ रही है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बात, कौन कौन इकोनॉमिक्स से भागता है? किस किस को लगता है इकोनॉमिक्स टफ है? नहीं है, नॉट मी, मैं ठीक है, पढ़ाई नहीं, कोई बात नहीं। आपको ये टफ लगे या इजी लगे, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके लिए बहुत स्मूथ हो जाए, सब कुछ बहुत इजी हो जाएगा अगर आप ध्यान से हर बात को सुनोगे। बस एक सिंगल रिक्वायरमेंट है, वो ये है कि आपको फोकस करने की कोशिश करनी है, यानी ट्राई करना है कि आपको समझ आए। ये ट्राई आप ही करेंगे, मैं नहीं कर सकता, ट्राई आप ही को करना है। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट बात नोट्स की। नोट्स देखिए, मैं आपको जो पीडीएफ आप सेशन की डाउनलोड करते हैं वो एकदम सीक्वेंस में अरेंज करके दूंगा। फिर भी अगर आप चाहें तो आप अपने नोट्स बना सकते हैं, मैं आपको मना नहीं करूंगा। अपने नोट्स हमेशा बेस्ट होते हैं, आप चाहें तो अपने नोट्स बनाएं। अगर आप पीडीएफ से पढ़ना चाहें तो आप पीडीएफ से भी पढ़ सकते हैं, वो मैं सीक्वेंस में आपको अरेंज करके दूंगा। ठीक है जी, कितने सेशन होंगे ये तो अभी मैं नहीं बता सकता, कम से कम 15 सेशन तो मेरा कल होंगे और बाकी देखते हैं जैसे जैसे अपना कोर्स चलेगा उस हिसाब से बताता चलूंगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं दोस्तों कहानी। आज के सेशन के अंदर मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दूंगा इकोनॉमिक्स का, साथ में एक दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको तैयार कराऊंगा। नहीं, सीए के लिए बेनिफिशियल जुड़ाव डायरेक्टली नहीं होगा बिकॉज सीए के लिए ऑलरेडी आपको, अगर सीए की तैयारी कर रहे हैं तो आप कॉमर्स बैकग्राउंड के होंगे, आपने 12th तक पढ़ा होगा, तो ये सब आपको ऑलरेडी काफी कुछ पता होगा। तो एग्जैक्टली ऐसा बेनिफिट नहीं होगा, सीए में काफी ऊपर की चीजें पढ़ी जाती हैं। ठीक है, शुरू करें दोस्तों कहानी। देखिए, हमारा जो इकोनॉमिक्स है और इकोनॉमी है, इनमें क्या फर्क है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, इकोनॉमी जो एक शब्द है ना, ये है रियलिटी, ये प्रैक्टिकल अप्रोच है। यानी इंडियन इकोनॉमी, रशियन इकोनॉमी, यूक्रेन की इकोनॉमी, यूएस की इकोनॉमी, ये है आपका प्रैक्टिकल अप्रोच, यानी ये डायनामिक चीज है, ये बदलती रहेगी। लेकिन जो इकोनॉमिक्स है ये मेनली थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, यानी इसके अंदर कॉन्सेप्ट्स दिए जाते हैं। जैसे कि पॉलिटी और पॉलिटिक्स में फर्क होता है, वैसे ही कुछ फर्क यहाँ पे इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में होता है। यानी इकोनॉमिक्स जो अपने आप में है वो बेसिकली कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि हम मेनली डील करते हैं। इकोनॉमी एक रनिंग, एक डायनामिक चीज है जो कि हर दिन बदलती रहती है। जीएसटी की अगर बात करते हो तो इसमें आएगा, जिसका इम्पैक्ट जो है वो यहाँ पे होगा। यानी जीएसटी जो है वो आपका एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हो गया जो कि इम्पैक्ट दिखाएगा अपना प्रैक्टिकल लाइफ पे, आपकी, हमारी और बाकी सभी लोगों की। थोड़ा थोड़ा समझ पाए। अब जो हमारी इकोनॉमिक्स है ना, हमें दो तरीके की इकोनॉमिक्स यहाँ पे स्टडी करनी होती है। पहली इकोनॉमिक्स होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरी इकोनॉमिक्स होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स। सबसे पहले तो इनके बीच में क्या फर्क है ये पता होना चाहिए। देखिए, मैक्रो का मतलब है बड़े लेवल पे और माइक्रो का मतलब है छोटे लेवल पे। माइक्रो शब्द से ही आप समझ पाएंगे छोटा है कुछ, मैक्रो मतलब बड़ा है। बहुत सारे सोसाइटी के इश्यूज ऐसे हैं जो कि आपके और मेरे कंट्रोल में नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे, क्या इन्फ्लेशन आपके कंट्रोल में है? क्या महंगाई को आप कंट्रोल कर सकते हैं? देखिए, पहला सेशन है तो मैं आराम आराम से पढ़ाऊंगा, बहुत ज्यादा डेटा पे अभी आते ही नहीं खेलूंगा, धीरे धीरे मैं आपका बेस बनाऊंगा। आप नहीं कंट्रोल कर सकते। बहुत छोटा सा कंट्रीब्यूशन आप कर सकते हो, सामान को खरीद कर, बेच कर, ये सब करके, बट वो काउंट नहीं होता। बहुत छोटा सा कंट्रीब्यूशन कर सकते हो। मुझे बताओ, अनएम्प्लॉयमेंट में आपका कोई कंट्रोल है क्या देश की? कोई कंट्रोल नहीं है। बहुत छोटे से लेवल पे कंट्रीब्यूट कर सकते हो कि अपनी कोई दुकान खोल ली, वहां पे 2 लड़कों को नौकरी दे दी, लेकिन वो देश के लेवल पे अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म नहीं करता। लेकिन मुझे बताओ, अगर मैं आपसे कहता हूं मार्केट की डिमांड की बात, तो क्या ये आपके कंट्रोल में है? आपका एक छोटा सा इलाका है, जी हाँ, ये आपके कंट्रोल में है डिमांड। सप्लाई क्या आपके कंट्रोल में है? मान लेते हैं आप एक ऐसे इंसान है जो कि माउस बनाते हैं, ये आपके कंट्रोल में है बिल्कुल। यानी ये जो ऐसी चीजें हो गई जो नीचे लिखी हुई है, ये क्या है जी? ये आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स का हिस्सा है और जो ऊपर लिखी हुई है ये आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स का हिस्सा है। अगर आप श्रीलंका की बात करते हैं तो श्रीलंका की माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं बिगड़ी,
वहाँ की मैक्रो इकोनॉमिक्स बिगड़ी है बिकॉज जो सरकार ने पॉलिसीज बनाई है और जो उनका इम्प्लीमेंटेशन है वो फेल हो गया है। तो मैक्रो लेवल पे श्रीलंका फेल हुआ है। भले जो सिटीजन है वो नॉर्मली अपनी दुकान पे जाते होंगे, काम करते होंगे, रोटी खाते होंगे, माइक्रो लेवल पे दिक्कत नहीं थी, मैक्रो लेवल पे जो है ज्यादा दिक्कत है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको समझ आया माइक्रो वर्सेस मैक्रो का। अगर मैं आपसे बैंकिंग वर्ड को कहता हूँ, आप मुझे पता है बैंकिंग शब्द किस में आता है? बैंकिंग मैक्रो में आएगा, इंश्योरेंस मैक्रो में आएगा और ऑटोमोबाइल मैक्रो में आएगा। यानी जो एक इंसान से एसोसिएटेड नहीं है, जो सोसाइटी से एज अ होल एसोसिएटेड है, वो मैक्रो में आएगा, और जो एक इंसान से एसोसिएटेड है वो माइक्रो में आएगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको सारी बात समझ आ चुकी है। अब जब भी मैं लिखता हूँ एक इंसान से है, वो एक्चुअली एक इंसान नहीं होता, क्योंकि एक इंसान थोड़ी देश को चला सकता है, वो मिनिमम 2 इंसान चाहिए, एक बेचने वाला है, खरीदने वाला। तो एक इंसान का मतलब है अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, एक छोटा सा ग्रुप ऑफ पीपल जिसमें 2 लोग, 4 लोग, 5 लोग, 10 लोग, 20, 50, 100, 200 इतने लोग आते हैं। मैक्रो में आते हैं लाखों, करोड़ों, सैकड़ों, हजारों लोग, इस तरीके के आते हैं। ठीक है, मैक्रो का इंपैक्ट माइक्रो पे होगा, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। नॉर्मल थिंग्स जो डे टू डे लाइफ आप चलाते हैं माइक्रो में चलाते हैं। क्या आपको दोनों चीजों में फर्क समझ आ गया? मैं उम्मीद कर रहा हूँ आ गया। अब यहाँ पर जो टॉपिक्स आपको पढ़ाए जाएंगे वो क्या क्या है मैं आपको बता देता हूँ, एक बार एक ओवरव्यू दे देता हूँ। आपको पढ़ाया जाएगा नेशनल इनकम, आपको पढ़ाया जाएगा जीडीपी वाला हिस्सा, जो कि एक ही बात है, जीडीपी हो गया, नेशनल इनकम हो गया। इसके बाद आपको यहाँ पर बैंकिंग पूरा का पूरा पढ़ाया जाएगा, जो एसएससी पूछता है। एसएससी वाला पहले ही बता दूं, एसएससी वाला पढ़ाया जाएगा, बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ाया जाएगा जितना एसएससी पूछता है। आरबीआई से एसोसिएटेड या मार्केट से एसोसिएटेड वो पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा टाइप्स ऑफ मार्केट पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा डिमांड सप्लाई पढ़ाया जाएगा, वो जो कॉस्ट कर्व, प्रोडक्शन कर्व है, ये सब चीजें पढ़ाई जाएंगी। और एंड में एक बहुत ही बेहतरीन चीज आपको पढ़ाई जाएगी जिसका नाम है इंपॉर्टेंट टर्म्स। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेरी हर कोर्स में मैं इसे कराता हूँ। इसमें मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स कराता हूँ, यानी वो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होती है 100, जिसके अंदर आपने सुना होगा फिलिप्स कर्व और ऐसे बहुत सारे ग्रेशम्स लॉ। ये जितने नाम हैं वो सब नाम मैं आपको इसमें पढ़ाऊंगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जाएंगे, 5 ईयर प्लान कराए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर एक और टॉपिक ऐड करना चाहूंगा, मिससेलेनियस। मिससेलेनियस का मतलब है अदर टॉपिक्स, जैसे कि 5 ईयर प्लान मैंने अभी नहीं बोला था, वो हो गया। ऐसे और बहुत सारे टॉपिक्स होंगे जो कि मैं आपको यहाँ पे कराऊंगा। ठीक है, शुरू करें दोस्तों कहानी। सीक्वेंस मेरा चलेगा। दूसरा रूल क्लास का ये है कि आपको पहले सुनना होगा, समझना होगा, उसके बाद कमेंट करना होगा। ठीक है, शेयर मार्केट मार्केट में कवर होगा, थोड़ा बहुत जोरावर कवर होगा, ज्यादा डेप्थ में नहीं होगा। शुरू करते हैं जी कहानी। देखिए, अगर आपसे मैं पूछता हूँ कि आप कितना कमाते हो, तो क्या आप मुझे उसका आंसर रुपए में दे सकते हो? एग्जाम्पल के तौर पर, सर अभी हम काम नहीं करते तो अभी हम 0 कमाते हैं। अब सर हम काम करते हैं तो हम 10,000 रुपये महीना कमाते हैं। अब सर हम काम करते हैं, 2 बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हैं, 1500 के 3,000 रुपये हो गए, और साथ में हम पार्ट टाइम काम कभी कभार कर लेते हैं, 2,000 रुपये हाथ से हो गए, तो हम 5,000 रुपये महीना कमाते हैं। ठीक है, ये आपके लिए बताना कितना आसान है ना। मैं आपकी बात कर रहा हूँ, अपनी बात नहीं कर रहा, तो मैं अपने ऊपर ये जो बात है नहीं लेके आऊंगा। आप मेरे को लाएं, उससे पहले ही मैं आगे बढ़ जाता हूँ और दूसरी बात आपके साथ करने लगता हूँ। लेकिन अगर मैं आपसे कहता हूँ कि आपके घर कितना कमाता है, तो क्या इसका आंसर आप दे सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल दे सकते हैं। घर का मतलब है कि मान लेते हैं किसी घर में मम्मी है, पापा है, दादा है, दादी है, और आपकी सिस्टर है, और आपके ब्रदर है, और आप है। ऐसे करके जितने लोग हैं सबकी इनकम को जोड़ लो। जो नहीं कमाता उनका 0 लिख दो, जो कमाता है उनकी इनकम लिख दो, और सबको टोटल कर दो। कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। ठीक है जी। अब लेकिन अगर मैं आपसे कहता हूँ देश कितना कमाता है, ये कैसे बताओगे? देश में सबकी इनकम का टोटल कर दो, ये तो नहीं बता सकते, क्योंकि देश में हर कोई तो नहीं कमाता, हर कोई अपना इनकम टैक्स नहीं भरता, हर कोई ऐसा नहीं कि जिसकी एंट्री सब जगह है, हर कोई ऑर्गेनाइज नहीं होता। तो इसे बताने का क्या तरीका होता है कि देश में जो सामान है, अगर उस सामान की कीमत को मैं जज कर लूं, तो हो गया काम। यानी देश की जो हमारी कमाई है वो एक्चुअली जीडीपी नहीं है, जीडीपी से काफी हद तक जुड़ा है, बट एग्जैक्टली जीडीपी देश की कमाई नहीं होती है। समझाऊंगा क्या होता है। जो देश का सामान है उससे हम निकाल सकते हैं कि भाई हमारा देश क्या कमाता है। हम पहले हम पे इतना सामान था, अब पहले हमारे देश में 10 रुपए का सामान था, 12 रुपए का सामान हो गया, तो 2 रुपए जो है हमने कमा लिए। क्या बात को आप समझ पाए? मैं आपको इस समय जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी ये वाला कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। ये हाउ का आंसर अभी आपको थोड़ी देर में मिलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। एक भाई है, उनका नाम है जे एम कीन्स। ये कान्ये वेस्ट नहीं है, ये दूसरी पर्सनालिटी है पूरे तरीके। इन्होंने कहा है नेशनल इनकम इज द मॉनेटरी। सब बताऊंगा बेटा, सब बताऊंगा। एग्जैक्ट नहीं बता सकते सिमरन, बट आइडिया लगा सकते हैं। इज दी मॉनेट एग्जैक्ट नहीं बता सकते, आप सही कह रहे हैं। मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन a country during a financial year। सर इस टाइम काफी नींद आती है, आप नींद पूरी करें बेटा, कोई ऐसी चिंता की बात नहीं है। आपको पता है विनोद ऑफिस में लंच कितनी देर का होता है? आप में से कोई बता सकता है कि सरकारी दफ्तर का लंच कितनी देर का होता है लमसम?
1 घंटे का। ऑफिशियली 30 मिनट्स का लंच होता है आपका, और वो चलता है करीब 90 मिनट्स, यानी 1 से 1.5 घंटे के बीच आप जब आए कोई दिन, जैसे मान लेते हैं आपका लंच 1 बजे है, तो 1 से लेकर 2 ढाई बजे तक आप आ रहे हो, 2:30 बजे आ रहे हो, 2:25 पे आ रहे हो, चलता है। इससे विनोद मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जब सच में जीवन आए तो आप आराम से सो सकें ऑफिस में, अगर बीच में आधा घंटा आपकी तबीयत खराब है, उस सोने के लिए आपको अभी जागना होगा, क्योंकि घर पे इस तरीके कब तक हम लोग बैठे रहेंगे, है ना? तो नींद को खोलें, अपने मुंह पे पानी डालें बहुत ही ठंडा, उससे भी काम ना बने थोड़ा सा गर्म पानी डालें और ठंडा डालें, बर्फ लगाएं अपने मुंह पे, सर पे अपने बर्फ रखें, कुछ भी करें लेकिन नींद खोल के बैठे, ठीक है? जेएम कीन्स ने एक बात कही, तुम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, तुम अपनी नींद के चक्कर में जो उनकी बात नहीं सुनी। नेशनल इनकम इज द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। दुनिया भर की बातें लिख दी है जेम कीन्स भाई ने। सबसे पहली बात, ये मॉनेटरी वैल्यू है। मॉनेटरी वैल्यू का मतलब है सामान रुपए में कितना है या डॉलर में कितना है। हम ऐसे नहीं टोटल कर सकते कि देश ने तो 3 आलू बनाए और 2 गाजर बनाई है, हम ऐसे नहीं लिख सकते अपनी किताब में। हमें ये बताना होगा 2 आलू मान लेते हैं 1 रुपए के थे, तो 3 आलू 1 रुपए के तो 3 रुपए हो गए, 2 गाजर 1 रुपए की तो 2 रुपए हो गए, 5 रुपए हमारे देश ने कमाए। समझ पा रहे हैं बात को? ऑफ ऑल द गुड्स भी होने चाहिए, सर्विसेज भी होने चाहिए। यानी जो डॉक्टर साहब हैं उनके पास जब आप जाओगे और वो कहेंगे 500 का नोट दो, वही बात तुम्हें बताता हूँ जो तुम्हें पहले पता है, उसके बदले जो वो 500 रुपए लिए गए थे वो भी देश की इनकम के अंदर काउंट होगा। दैट विल ऑल्सो बी काउंटेड एज द नेशनल इनकम। बात को समझ पाए? प्रोड्यूस्ड विद इन आवर कंट्री ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर हमारा कब से कब तक चलता है? 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होता है हमारे देश का फाइनेंशियल ईयर। 1 अप्रैल टू 31 मार्च चलता है, यानी इसके बीच में। अब मुझे इनकी डेफिनेशन में थोड़ी कमी लगती है। वो कमी ये है कि विद इन अ कंट्री लिख दिया, तो क्या पता है जीडीपी है, क्या पता जीएनपी है, थोड़ा क्लियर नहीं हुआ। मैंने इनसे पूछने की कोशिश करी, लेकिन ये जब तक मर चुके थे तो मैं इनसे नहीं पूछ पाया। तो मैं काम करता हूँ, नए सिरे से आपको सब चीजें समझाता हूँ, उसके बाद देखते हैं आपको क्या समझ आता है, क्या समझ नहीं। ठीक है? जो मैं कमाता हूँ दोस्तों, क्या वो मेरे देश की नेशनल इनकम में काउंट होता है? बिल्कुल होता है। जो मैं मार्केट से सामान खरीदता हूँ, क्या वो भी मेरे देश की नेशनल इनकम में काउंट होता है? अच्छा जी, मान लेते हैं मैंने किसी महीने कमाए, बताओ कितने कमवा रहे हो मुझे? पहला कमेंट लिख लूंगा। 65,000। यार बताओ, तुम बड़ा ही अंडर एस्टिमेट करते हो मुझे। 65,000 रुपये मान लेते हैं मैंने कमाए, ठीक है? जो आया पहला कमेंट वो लिख लेता हूँ। 65,000 रुपये कमाए, ठीक है? अब 65,000 में से मैंने 30,000 रुपये खर्च कर दिए घर के खर्चे में। अब आप मुझे कह रहे हो 65,000 क्या नेशनल इनकम में काउंट हो चुके हैं मेरे? तो 30,000 भी काउंट करा दो तो 95,000 काउंट हो गए। सोच के देखो। हाँ, एक ही बार होंगे, ये तो लॉजिक समझ आया। तो जो छोटे छोटे कंफ्यूजन है उन्हें मैं दूर करने की कोशिश करूंगा। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो अपनी कॉपी में आप हेडिंग डाल सकते हैं GDP। पूरी इकोनॉमिक्स में अगर आप एक ही टॉपिक पढ़ के जाना चाहते हैं तो वो टॉपिक है मार्केट। आपको क्या लगा इसी की तारीफ कर दूंगा? नहीं, मार्केट वो इससे भी छोटा टॉपिक है, वो जल्दी पूरा होता है। लेकिन अगर आप 2 टॉपिक पढ़ के जाना चाहते हैं तो दूसरा टॉपिक जीडीपी है, आपको पढ़ के जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, शुरू करो। कंडीशन एक ही है, 10 मिनट तक आप अपने डाउट्स नहीं पूछ सकते, आपको अलाउड नहीं। ठीक है, स्टार्टिंग विद यू रश्मि, नहीं पूछ सकते आप डाउट्स, क्योंकि मैं सब कुछ पढ़ाऊंगा, आप चिंता मत करो। जीडीपी स्टैंड्स फॉर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। किस किस बच्चे को जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एनडीपी ये सब सुनने, डिप्रिसिएशन और नेट फैक्टर इनकम, टैक्सेस, ये वो, जिसे भी इनमें तकलीफ है आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, इस सेशन के बाद आप जिंदगी में कहीं नहीं अटकेंगे इस टॉपिक में। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अगर आप इसे ध्यान से घूरते हैं तो आपको पास से दिखेगा ग्रॉस। ग्रॉस का मतलब होता है टोटल। टोटल, जैसे आपकी ग्रॉस इनकम होगी 70,000 रुपए और कट पिट के आपको मान लेते हैं मिल जाएंगे 61,000, तो नेट इनकम या सैलरी इन हैंड जो है वो होगी 61,000, और जो ग्रॉस इनकम आपकी होगी बिना टैक्सेस वगैरह को काट के, बिना एनपीएस काट के, वो होगी आपकी टोटल इनकम। ठीक है? ऐसे ही आप इधर बात करते हैं डोमेस्टिक। डोमेस्टिक का मतलब है विद इन बाउंड्री। विद इन बाउंड्री, डोमेस्टिक का मतलब है विद इन बाउंड्री, यानी विद इन द कंट्री। और प्रोडक्ट का मतलब जो है ये आपका है इनकम, यानी हमारी कमाई कितनी। एक प्यारे से एग्जांपल से मैं शुरुआत करता हूँ, हर बार मैं ऐसे एग्जांपल लेता हूँ। ये है हमारा प्यारा सा देश, ठीक है? इसमें कुछ कंपनीज हैं, उनकी मैं बात कर लेता हूँ। ठीक है, मान लेते हैं एक कंपनी है नटखट नाम की। नटखट एक कंपनी है। एक कंपनी है जिसका नाम है पटपट। एक कंपनी है जिसका नाम है पोपट। ये हमारे देश के अंदर 3 कंपनियां हैं। ठीक है, एक यहाँ पर कंपनी है इस देश में जो जिसका नाम है चौपट। ठीक है, ये कुछ कंपनी है, आराम से समझाता हूँ। ये जो नटखट कंपनी है ये भारत की कंपनी है, इंडियन कंपनी है और इंडिया के अंदर है। पटपट कंपनी भी इंडिया की कंपनी है और इंडिया के अंदर है। लेकिन जो पोपट कंपनी है ये यूएसए की है।
यूएसए की कंपनी है भारत में, यूएसए की कंपनी भारत में, समझ गए। और जो चौपट कंपनी है ये भारत की कंपनी है, इंडियन कंपनी इन चाइना, समझ गए। और एक और कंपनी है मान लेते हैं यहाँ पर, वो है लटपट, ये कंपनी है चाइना, चाइनीज कंपनी इन चाइना। अब स्क्रीन पर ऐसी कंपनी ढूंढ के बताओ जिसका कहीं से कहीं तक हमारे भारत की कैलकुलेशन से कोई मतलब नहीं होगा। ये है आपका लटपट। जी हाँ, लटपट क्यों है मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि लटपट है भी चाइनीज, है भी चाइना में, तो हमें क्या ही लेना चाइना में क्या हो रहा है। यानी इस कंपनी का भारत की किसी कैलकुलेशन से कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है। देखिए ये तो आप अभी तक समझ चुके होंगे 20 मिनट के सेशन में कि आपको यहाँ पर किताबी भाषा नहीं पढ़ाई जा रही है, ना ही स्क्रीन पर कोई अंग्रेजी की डेफिनेशंस दिखाई जा रही है कि ये मार्क कर लो, पढ़ लो। यहाँ पर आपको थोड़े दूसरे तरीके पढ़ाया जा रहा है, मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस तरीके अगर पढ़ेंगे तो पेपर का हर सवाल आपका सॉल्व होगा। आपको भी मुझ पर विश्वास करना होगा और आराम से सेशंस को लगाना होगा, ठीक है। क्योंकि मैं चीज़ों को ईज़ी बनाना चाह रहा हूँ, अननेसेसरली मुश्किल नहीं बनाना चाह रहा हूँ। अब कुछ कंपनीज के बारे में बात करते हैं। देखिए, अगर मैं लिखता हूँ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है, मैं बताता हूँ, जीडीपी की। उसके बाद आप ही बताएंगे कि कौन सी कंपनी आएगी कौन सी नहीं आएगी। टोटल इनकम अर्नड विद इन बाउंड्री ऑफ इंडिया इन अ फाइनेंशियल ईयर। क्या समझ पाए क्या लिखा है मैंने आपको? टोटल इनकम अर्न विद इन बाउंड्री ऑफ इंडिया इन अ फाइनेंशियल ईयर। मैंने यहाँ पर लिख दिया, क्या कहीं पे ये लिखा कंपनी भारतीय हो या कहीं की भी हो, वो चाहे कंपनी जो है इंडियन हो, चाहे वो कंपनी जो है वो फॉरेन कंपनी हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, वो सब काउंट होगा, ऑल विल बी काउंटेड। यानी अगर टेस्ला हमारे देश में आता है तो वो हमारे जीडीपी में ऐड होगा, सोच के देखिए, ठीक है। अगर मैं इस डायग्राम पे चलता हूं तो अगर मैं कहता हूं नटखट कंपनी ने एक साल में 10 रुपए कमाए, पटपट कंपनी ने 7 रुपए कमाए, और पोपट कंपनी ने 3 रुपए कमाए, चौपट कंपनी ने 6 रुपए कमाए, और लटपट कंपनी ने 12 रुपए कमाए, तो हमारे देश की जीडीपी क्या होगी मेरे दोस्त? वो होगी 10 + 7 + 3। मुझे फर्क नहीं पड़ता वो कंपनी यूएसए की है या इंडिया की है, जो हमारे देश की बाउंड्री के अंदर है, ध्यान से सुनिए, वो हमारे देश की जीडीपी है। ध्यान से सोचिए, आराम से सोचिए, शांत दिमाग से सोचिए। मुझे फर्क नहीं पड़ता वो कंपनी कहाँ की है, अगर वो देश की सीमा के अंदर है तो वो जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूट करेगी। चौपट कंपनी कंट्रीब्यूट नहीं करेगी क्योंकि वो देश के बाहर है, भले वो इंडियन कंपनी है लेकिन वो काउंट नहीं होगा, 6 काउंट नहीं होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब एक और डेफिनेशन की बात करते हैं, वो है जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, पिछली डेफिनेशन थी टोटल इनकम अर्नड विद इन बाउंड्री ऑफ इंडिया, यहाँ पे डेफिनेशन है टोटल इनकम अर्नड, प्लीज बीच में डाउट ना पूछें, बाय इंडियंस इन अ फाइनेंशियल ईयर। यानी भारतीयों के द्वारा, अब चाहे वो भारत में हो या भारत के बाहर, वो कहीं पर भी हो। मेरा एक दोस्त है, उसकी शादी है कुछ दिन के बाद, वो ऑस्ट्रेलिया में रहता है, अब वो यहाँ पे आ गया है। जब वो ऑस्ट्रेलिया में नौकरी कर रहा था तो क्या वो जीएनपी में कंट्रीब्यूट कर रहा था? जी हाँ, बिल्कुल कर रहा था। लेकिन क्या वो जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहा था? नहीं कर रहा था। यानी अगर अब मुझे जीएनपी निकालना है तो जीएनपी दोस्तों मैं कैसे निकालूंगा? मैं इंडियन को ढूंढूंगा, क्योंकि नेशनल आ गया नाम में तो मैं एकदम नेशनल बन जाऊंगा। यानी अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ 10, जी हाँ बिल्कुल, तभी वो इंडियन है नितिश, +7 + 6। सर आपके कितने अच्छे दोस्त हैं, बनाना पड़ता है ऐसे लोगों को दोस्त, क्या तुम समझते नहीं हो बात? समझ गए? 10 + 7 + 6, ठीक है। टोटल हो गया 23। क्या आपको दोनों डेफिनेशन अच्छे से समझ आई? यानी नेशनल शब्द में सिर्फ इंडियन को याद करना है और डोमेस्टिक शब्द में इंडिया की बाउंड्री को याद करना है, ठीक है। 3 कहाँ गया बेटा, सब समझ आएगा, चिंता मत करो यार। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर मैं आपको फिर से वही डायग्राम बना के दिखाता हूँ, ये जो भी कंपनी है फर्जी, ये 10 कमा रही थी, इंडियन कंपनी थी, ये 7 कमा रही थी, इंडियन कंपनी थी, ये 3 कमा रही थी, यूएसए की कंपनी थी, और ये 6 कमा रही थी, ये इंडियन कंपनी थी। यहाँ तक आप समझ पा रहे हैं? प्लीज बीच में डाउट ना पूछे, मैं आपको मोहब्बत से 3 से 4 बार समझा चुका हूँ, मोहब्बत से ही आप समझ जाएंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। ये 6 इंडियन कंपनी कमाती है चाइना में, ये तीनों इंडिया के अंदर कंपनी है जिसमें 2 इंडियन है और जो तीसरी है वो यूएसए की है। अगर जीडीपी मुझे इनकी निकालनी थी
तो क्या जीडीपी 10 प्लस 7 प्लस 3 थी? अगर इस जीडीपी में से मैं माइनस कर दूं ऐसी कंपनीज जो भारत में है लेकिन इंडियन नहीं है, यानी यूएसए वाली कंपनी को हटा दूं और उसमें ऐड कर दूं ऐसी कंपनीज जो कि भारतीय हैं चाहे वो कहीं पर भी है, तो क्या ये मेरा जीएनपी बन जाएगा? ये जीडीपी है तो ये जीएनपी बन जाएगा। सोचिए जरा। अब थोड़ा प्यार से आपको बात समझाता हूँ, एकदम मोहब्बत से। ये जो यूएसए की कंपनी है, ये बेचारी गरीब सी कंपनी है जो भारत में कमाती है। इसका परिवार वहां बैठा है, 20 बच्चे वहां बैठे हैं, मम्मी पापा वहां बैठे हैं, तो ये अपनी जेब से पैसा कमा के अपने देश में भेजेगा, क्योंकि इसकी पेरेंट कंपनी वहां पे है तो चाहेगा भाई जितना पैसा हमारे कंट्रोल में रहे उतना अच्छा है। बिल्कुल इसी तरीके जो 6 कंपनी है ये अपने देश में पैसा भेजेगी क्योंकि इसके मम्मी पापा भैया दीदी यहाँ पे है। तो अगर मैं जीडीपी में से वो पैसा, ये जो पैसा जा रहा है नीले वाला, ये जो पैसा नीले वाला जा रहा है, ये पैसा मैं कह सकता हूँ ये है फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम का मतलब फैक्ट्री की इनकम टू अब्रॉड, यानी अब्रॉड जा रही है ये वाली इनकम। फैक्टर इनकम का मतलब है फैक्ट्री की इनकम, ऐसे मान लो अभी के लिए, ठीक है। यानी भारत की नजर में जब ये 3 रुपए जा रहे होंगे तो हम सोचेंगे कि अरे यार फैक्टर इनकम अब्रॉड चली गई, सोचो भारत की बाउंड्री की नजर से। इसी तरीके जब ये 6 रुपए आ रहे होंगे तो हम इसे कहेंगे दिस इज फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी अब्रॉड से आई है। चिंग चोंग चुंग, पैसे आ गए 6 रुपए। ऐसी मैसेज बजेगा तो मैं समझ जाऊंगा पैसा आ गया चाइना वाले दोस्त से, यानी ये बाहर से पैसा आया है, वो बाहर पैसा गया है। तो अगर मैं आपको कहता हूँ जीडीपी, अगर मुझे जीएनपी निकालना है तो मैं एक काम करूं, जीडीपी को ले लूं, उसमें से घटा दूं फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, तो देखो भाई 10 प्लस 7 बचेगा, और इसके अंदर जोड़ दूं फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। देखिए रटेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, समझेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि पेपर में रटा हुआ काम नहीं आएगा। समझ पा रहे हैं आप बात को? यानी अगर मैं जीडीपी में से क्या करूं, इसमें फीफा जोड़ दूं और फीता काट दूं, यानी फीता हटा दूं, तो मेरा जीएनपी आ जाएगा। समझ पा रहे हैं? अगले पेज पे चलता हूँ। फीफा क्या है, फीता क्या है? FIFA FITA, ठीक है। नहीं इसे फीफा फीता ही लिखते हैं, ऐसे ऐसे ही लिखते हैं इसे। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, जीडीपी तो इस देश के अंदर हो रहा था, हर बार इसमें से फीता हटा रहा हूँ और फीता हटाने के साथ इसमें फीफा जोड़ रहा हूँ, तो क्या एक काम सिंपल सा करूँ, मैं ये देख लूँ कि देश में नेट क्या आया है, यानी मैं सिंपली ये देख लूं कि आया क्या है। आने के लिए आपको क्या लगता है कि मुझे फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में से फीता माइनस करना होगा या फीता में से मुझे फीफा माइनस करना होगा? आए के लिए तो मुझे ये देखना होगा ना भाई आया क्या है। देखो बड़े प्यार से समझाता हूँ, 10 रुपए आए थे, 2 रुपए गए, तो मैं यही कहूंगा ना 8 रुपए आए। 8 रुपए कैसे आए? 10 में से 2 घटाने पे आएंगे, 2 में से 10 में तो नहीं आएंगे। यानी अगर मैं इसे एडजस्ट कर दूं आपके लिए, यानी जीडीपी में से मैं कहता हूं ये फीफा आया और फीता गया, अगर मैं इसकी जगह नेट लिख दूं तो कोई तकलीफ तो नहीं है। अगर मैं इसकी जगह लिखूं नेट इनकम, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फ्रॉम अब्रॉड लिखा है, फ्रॉम अब्रॉड, इसे मैं सही कर देता हूँ, ठीक है। ये लिखा है NFIA, यानी अगर जीडीपी में मैं जोड़ देता हूँ नेट फैक्टर फ्रॉम अब्रॉड तो ये GNP बन जाएगा। मैं गारंटी के साथ आपको कहता हूँ, गारंटी, ठीक है, पनीर खाया पूरी गारंटी से कह रहा हूँ, ये आपको सेशन खत्म होने से पहले समझ आ जाएगा अगर आप समझने की कोशिश करोगे, ठीक है, मतलब गारंटी है। जीडीपी प्लस NFIA इज इक्वल टू GNP। अब सवाल आता है कि सर NFIA के अंदर क्या है? NFIA के अंदर लिखा है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। अब जैसे एक सवाल स्टूडियस का है कि सर अगर ऐसा हो जाए कि फीफा कम हो जाए फीता से तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, क्या दिक्कत की बात है? बट फॉर्मूला में प्लस ही आता है, समझ गए? यानी इसकी वैल्यू निगेटिव में चली जाएगी बट फॉर्मूला में प्लस ही आता है। जैसे एक फॉर्मूला है x प्लस वाई इज इक्वल टू जेड, तो z -1 होगा वो एक अलग बात है, बट फॉर्मूला x प्लस वाई में ही रहेगा, फॉर्मूले में माइनस नहीं आता। क्या आपको यहाँ तक मेरी बात समझ आई? पक्की बात। मैंने आपको जीडीपी जीएनपी में फर्क समझा दिया। अगर आपको ये भी टफ लग रहा है तो एक बार आप किताब से इनकी डेफिनेशन पढ़ के देखना, आपको समझ आ जाएगा टफ वर्ड किस चीज के लिए बना है। आगे चलते हैं। अभी जो हम खेले हैं वो खेले हैं बीच वाले अक्षर से, यानी GDP से GNP जाने के लिए, यानी डोमेस्टिक को नेशनल करने के लिए मुझे यहाँ पर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जोड़ना पड़ेगा। ये पहला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आपकी सैलरी जो है ग्रॉस में आती है,
और कुछ समय के बाद वो नेट हो जाती है, जब उसमें से बहुत सारे पैसे कटते हैं, ये कट गया, वो कट गया, इनकम टैक्स कट गया और एनपीएस कट गया, और उसके अलावा मान लेते हैं आपने घर जो है सरकारी ले रखा है तो वो आपका एचआरए कट गया, उसके अलावा मेंटेनेंस चार्ज कट गया, कट कटा के 2 रुपये आपके हाथ में आ जाएंगे, ठीक है, वो आपकी नेट सैलरी हो जाएगी, ठीक है। यानी ग्रॉस से नेट जाने के लिए आपको कुछ पैसा काटना पड़ता है। इसी तरीके मान लेते हैं मैंने बाइक खरीदी बुलेट, अब बुलेट मैंने मान लेते हैं खरीदी 2,15,000 रुपए की, और उसके बाद जब मैं उसे बेचने गया बुलेट को, तो कह रहे बुलेट तो नहीं बिकती भाई, क्यों नहीं बिकती, वो नहीं बिकेगी और 1,00,000 रुपए मिलेगा आपको इसका। मैं कहूँगा लाओ, मैं कहा लेकिन किस बात के काटे पैसे, टायर भी दोनों लगे हुए, हेडलाइट भी है, चाबी भी है, सब कुछ तो है, कह रहे कागज नहीं है। मैं कहा कागज भी यार क्या बात कर रहे हो, तो उन्होंने कहा कि अच्छा मैं आपको बताता हूँ एक बहाना, मैंने डेप्रिसिएशन के पैसे काटे, डेप्रिसिएशन के पैसे काटे, डेप्रिशिएट हो गई, यानी कोई भी चीज जब आप खरीदते हो तो समय के साथ क्या होता है उसका डेप्रिसिएशन होना शुरू हो जाता है, यानी इसमें डेप्रिसिएशन हो गया। समझाता हूँ, आपने अपने घर पे मान लेते हैं खरीदी होगी कोई कार, वो कार मान लेते हैं आपने 7,00,000 रुपए की खरीदी, तो कुछ समय के बाद ये 6,00,000 की रह जाएगी, उसके बाद ये 5,00,000 की रह जाएगी, इस तरीके से इसका डेप्रिसिएशन होता रहेगा। ये जनरली परसेंटेज बेसिस पे होता है, यानी पहले से फिक्स होता है कि इस चीज़ का 10% डेप्रिसिएशन है, तो हर साल उसकी पुरानी वैल्यू में से 10% आप काटते रहते हैं, क्योंकि मशीन के साथ वियर एंड टियर हो जाता है, स्टूडियो वो पुरानी हो जाती है, उसके जो पार्ट्स हैं वो घिसने लगते हैं, पार्ट्स उसके खराब होने लगते हैं, तो इस वजह से उसमें डेप्रिसिएशन आ जाता है। लेकिन ये तो मोटरसाइकिल की बात हो रही है, देश तो घिसता नहीं ऐसे, तो देश के लिए मैं आपको ये सब क्यों समझा रहा हूँ, आपको बताता हूँ, आराम से समझते हैं। क्योंकि आयुष्मान जनरल टेंडेंसी है कि लोग सेकंड हैंड चीजें खरीदने में पूरा पैसा आपको कभी भी नहीं देंगे, बिकॉज आपने उसे यूज कर लिया है, सिंपली आप ऑन पेपर्स भी आ चुके हैं, तो यू हैव टेकन अ पार्ट ऑफ इट, इस वजह से डेप्रिसिएशन लगता है। थर्ड पार्टी सुना है अगर आपने, सेकंड पार्टी, सेकंड होल्डर गाड़ी है, थर्ड होल्डर गाड़ी है, तो उस तरीके से सिर्फ साइकोलॉजी नहीं है बट साइकोलॉजी भी है आयुष्मान। खैर आगे चलते हैं, अभी यहाँ फोकस करते हैं। देखिए मेरे पास ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट तो तैयार है ना, अब मैं आपको सिखाना चाहता हूँ ग्रॉस, अगर मैं ग्रॉस की जगह यहाँ पर नेट लगाना चाहूँ, नेट नेशनल प्रोडक्ट, तो ग्रॉस से नेट जाने के लिए मुझे यहाँ पर क्या करना होता है, डेप्रिसिएशन घटाना होता है। ये डेप्रिसिएशन क्या है पहले आपको मैं समझाता हूँ, ठीक है। आपने कभी आटा खरीदा है बाजार से, चक्की पे आपने आटा पिसवाया है कभी, मैं उम्मीद करता हूँ आपने पिसवाया होगा, अगर नहीं भी पिसवाया तो कोई दिक्कत की बात नहीं। देखिए जो चक्की से आटा पिस के आता है, या आजकल बाजार से भी जो आटा आता है, तो काफी घरों में क्या होता है, एक बड़ा सा ड्रम होता है, वो ड्रम किसी भी मटेरियल, एल्यूमिनियम, स्टील, किसी भी चीज का, प्लास्टिक का भी हो सकता है, इसके ऊपर एक ढक्कन लगा होता है, ढक्कन को आप हटाते हो तो इसके अंदर आटा होता है और एक इतनी सी छन्नी होती है। इस छन्नी में क्या होता है, दो काम होते हैं, साल में 364 दिन तो इसमें आटा छाना जाता है, और 365वें दिन इसमें जो है अपने हस्बैंड को देखा जाता है करवा चौथ के व्रत वाले दिन, ठीक है। उसी छन्नी की मैं बात कर रहा हूँ थोड़ा पर्सपेक्टिव देने के लिए, ठीक है। ये जो छन्नी हमारी है, इस छन्नी के अंदर जब आप आटा डालेंगे, थोड़ा समझने की कोशिश करिए, मान लेते हैं मैं बाजार से 10 किलो आटा लेके आया था, अब जब मैं उसे छानूंगा तो क्या उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी वेस्टेज होगी जो कि हम यहाँ यूज नहीं करना चाह रहे, यानी हम उसे रोटी में नहीं डालना चाहते। मान लेते हैं वेस्टेज 100 ग्राम की थी, तो क्या एक्चुअल आटा जो होगा 9.9 केजी ही बचेगा। दिस इज द डेप्रिसिएशन, दिस इज ग्रॉस एंड दिस इज नेट। अपने को नेट से ज्यादा मतलब होना चाहिए, ठीक है जी, पक्का समझ पा रहे हैं बात को, कैसे देखते हैं, आंखों से बेटा, आंखों से, ठीक है। ग्रॉस से नेट में जाने का सफर मैंने आपको बता दिया है, डेप्रिसिएशन को घटाना है अपने को, डेप्रिसिएशन का मतलब मैंने आपको समझा दिया। आगे चलते हैं, इसका मतलब अगर मेरे पास जीडीपी है दोस्तों, और मैं उसमें से एनएफआईए घटा देता हूं, कोई बात नहीं, रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनो, ये जो है आपका जीएनपी बन गया, और इस जीएनपी में से अगर मैं आप घटा देता हूं डेप्रिसिएशन, तो ये एनएनपी बन गया। यहां तक आप समझ पाए, दिस एनएनपी इज द नेशनल इनकम, दिस एनएनपी इज द नेशनल इनकम। अरे भैया ठीक है, आ जाओ इधर, आ जाओ, बस आ जाओ इधर, आ जाओ, ठीक है। ये जीडीपी में एनएफआई सॉरी प्लस करेंगे और डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, सही करा आपने, पॉइंट आउट करा, शाबाश, आपका ध्यान है इसका मतलब क्लास में। यहाँ तक आप मेरी बातों को समझ पाए हैं, आपको डेप्रिसिएशन समझ आ गया होगा, एनएफआई समझ आ गया होगा, जीडीपी समझ आ गया होगा, एनएनपी समझ आ गया होगा, जीएनपी समझ आ गया होगा। अब एक और एलिमेंट पे मैं काम करना चाह रहा हूँ, वो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए बाजार में जो सामान बिकता है, क्या उसके अंदर रॉ मटेरियल का कॉस्ट होता है, बिल्कुल होता है। क्या लेबर, बिल्कुल। इलेक्ट्रिसिटी, बिल्कुल। यानी वो सब खर्चे जो कि एक प्रोड्यूसर ने करे हैं, वो सब उसके अंदर काउंट होते हैं, प्रोड्यूसर ने जो भी खर्चा करा है वो काउंट होता है। इसके अलावा क्या प्रोड्यूसर का प्रॉफिट भी काउंट होता है, भाई समाज सेवा करने थोड़ी बैठा है, वो कमाने बैठा है। एक और चीज ऐसी है जिसका प्रोड्यूसर से कोई मतलब नहीं है, वो इसके अंदर ऐड होती है, बताओ क्या, जो प्रोड्यूसर ऐड करता है लेकिन उसका उससे कोई मतलब नहीं है, वो है टैक्सेस, शाबाश, टैक्सेस ऐड होते हैं।
यानी जो एक्चुअल कॉस्ट होती है किसी चीज की, उसके अंदर टैक्सेस भी जुड़े होते हैं, ठीक है। यानी जो एक्चुअल कॉस्ट है, मान लेते हैं मैं एक ग्लास बनाता हूँ, उस ग्लास के अंदर रॉ मटेरियल ये वो सबकी जो कॉस्ट है वो 200 रुपये है, 200 रुपये उसकी कॉस्ट थी, उसके अंदर मैंने 50 रुपये जो है टैक्स के जोड़ दी, तो क्या एक्चुअल कॉस्ट जो है वो 220 रुपये है। कभी कभार सरकार क्या करती है, खुश करने के लिए सब्सिडी दे देती है, 5 रुपए की सब्सिडी दे दी, मान लो हाँ 250 हो गए, 5 रुपए की सब्सिडी दे दी, इसे मैं अलग से लिखता हूँ, यानी 200 में मैंने 50 जोड़े और 5 रुपए मान लेते हैं सब्सिडी दे दी किसी को, तो क्या 245 का पड़ा वो सामान। यानी जो कॉस्ट है, जो कि मैं कह सकता हूँ प्रोडक्शन कॉस्ट है, उसके अंदर मैं टैक्सेस को तो जोड़ दूं और सब्सिडी को घटा दूं, तो क्या ये मार्केट कॉस्ट हो गई। सोचो, यानी ये जो पूरा पोर्शन है, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब हो सकता है इसमें टैक्स जीरो हो सकता है सब्सिडी जीरो हो सकता है दोनों जीरो हो सकता है दोनों की कोई ना कोई वैल्यू हो। यानी अगर मैं प्रोडक्शन कॉस्ट के अंदर जो है, या फैक्ट्री वाली जो कॉस्ट मेरी है, उसके अंदर मैं मान लेते हैं जो फैक्टर कॉस्ट है किसी चीज की, अगर उसके अंदर मैं यहाँ पर एनआईटी ऐड कर देता हूँ, तो क्या मेरा मार्केट कॉस्ट बन जाएगी। ये एनआईटी की डेफिनेशन हो गई, टैक्सेस माइनस सब्सिडी, ठीक है युक्ता। ठीक है स्टूडियोस, अभी पूरा रिवीजन कराऊंगा, इसका चिंता मत करो। आप अगर नोटिस कर रहे हैं तो पहले ही सेशन में मैंने जो है हेड ऑन कोलिजन करने की कोशिश करी है, पहला ही सेशन जो है वो मुश्किल सेशन है। ऐसा मेरा करना बहुत पुरानी मेरी आदत है, ऐसा मैं इसलिए करता हूँ जिससे बच्चे को मैं जो है ये बता दूं कि मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ, ऐसा ना हो 4-5 सेशन के बाद उसे समझ आए कि सर का कोर्स तो थोड़ा हाई लेवल है, मेरे तो 4 सेशन खराब हो गए। अभी तक जिसे समझ आना होगा उसे समझ आ चुका होगा, वो जा चुका होगा, उसे क्लियर हो चुका होगा कि हाँ भैया हम तो छोटा ही कोर्स या फटाफट वाला कोर्स करने में ज्यादा खुश हैं। मैं डिटेल में पढ़ाता हूँ, मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ, ठीक है जी। शुरू करते हैं, आगे चलते हैं, यहाँ तक आप बात को समझ पाए। एक सिंगल पेज पे आपको पूरी बात समझाता हूँ, आप नोट्स नहीं बना पा रहे, आप चिंता ना करें। अब आप बीच में मैसेज नहीं करेंगे, ठीक है। अगर मुझे जीडीपी में इस जी को चेंज करना है, यानी इस ग्रॉस से नेट में जाना है, तो मुझे यहाँ पर ऐड करना है क्या, एनएफआई। इस डोमेस्टिक से अगर मुझे नेशनल में जाना है, अरे भाई मैं गलत लिख रहा हूँ, तुम हाँ करे जा रहे हो, ग्रॉस से नेट में जाना है तो मुझे यहाँ पर करना होगा माइनस का डेप्रिसिएशन। डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है तो मुझे एनएफआई जोड़ना होगा। और अगर ये जो प्रोडक्ट था ये फैक्टर कॉस्ट था और इसे प्रोडक्ट को मार्केट प्राइस तक लेके जाना है, तो मुझे यहाँ पर खेलना होगा एनआईटी से। एनआईटी प्लस भी हो सकता है, एनआईटी माइनस भी हो सकता है, लेकिन फॉर्मूले में प्लस बनेगा, क्योंकि फैक्ट्री प्लस टैक्स इज इक्वल टू मार्केट। अगर सब्सिडी कम हुई तो उसका सब्सिडी कम हुई तो पॉजिटिव आंसर आएगा, सब्सिडी ज्यादा हुई तो नेगेटिव आंसर आएगा। एनआईटी इज नेट इनडायरेक्ट टैक्स। थोड़ा थोड़ा समझ आया आपको। मैं 5-7 सवाल आपसे करा के देखूंगा, उसके बाद अगले टॉपिक की तरफ चलूंगा। क्या आप तैयार हैं? चलिए। नहीं नहीं हाँ बिल्कुल, चैट अपने आप ऑफ रखें, कोई दिक्कत नहीं, चलिए फोकस करें। रिवीजन भी आपका करा दूंगा, एक काम करता हूँ, पहले रिवाइज करा देता हूँ, उसके बाद 5-7 सवाल पूछूंगा, बस बदले में मुझे ये चाहिए कि आप सही से आंसर अपना दें, ठीक है। फोकस करें स्क्रीन की तरफ। देखिए जब मैं आया था मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन दिया था कॉन्सेप्ट का, माइक्रो मैक्रो का, इसकी बात हम नहीं करेंगे, हम समझ चुके हैं। जेएम किंग्स भाई ने एक बात बोली फिर वो मर गए, वो भी इंपॉर्टेंट नहीं है। जीडीपी की बात करते हैं। जीडीपी होता है टोटल इनकम विद इन अ कंट्री इन अ पर्टिकुलर टाइम, जो कि यहाँ पर जनरली डेफिनेशन के तौर पे होता है इन अ फाइनेंशियल ईयर। बाउंड्री के अंदर अगर लिखा हुआ है सवाल में इंडिया वर्ड लिखा है तो आंसर डोमेस्टिक वाला होगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होगा। अगर शब्द इंडियंस लिखा है या भारतीयों के द्वारा है तो उसका आंसर नेशनल प्रोडक्ट होगा। वो चाहे यूएसए में बैठा है चाहे वो कहीं बैठा है, वो आंसर आपका नेशनल में काउंट होगा, क्योंकि अल्टीमेटली पैसा भारत आएगा, ऐसा हम मानते हैं। हमने देखा जीएनपी बनाने के लिए जीडीपी में हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो बाहर से आ रहा है उसे जोड़ देते हैं, जो बाहर जा रहा है उसे घटा देते हैं, और इसी को हम दूसरे रूप में लिखते हैं जो कि एनएफआईए है। एनएफआईए है, यानी जीडीपी में एनएफआईए जोड़ दो और जीएनपी तैयार हो जाएगा। ये अलग बात है कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, बात की बात है, बट अभी के लिए हम ये समझ लेते हैं इसे जोड़ते हैं एज पर दी फॉर्मूला। उसके बाद मैंने आपको डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट समझाया, और डेप्रिसिएशन में मैंने बताया कि ग्रॉस से नेट जो है अपना वो तब बनता है जब आप उसमें डेप्रिसिएशन जो है घटा देते हैं। तो एक मैंने आपको ये वाला लॉजिक सिखा दिया, और फाइनली मैंने आपको कहा नेशनल इनकम आपकी बनके तैयार हो गई। फिर तीसरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया टैक्सेस और सब्सिडी का। इसमें आपको मैंने बताया कि नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है आपको एडजस्ट करने होते हैं, जोड़ने होते हैं फैक्टर कॉस्ट के अंदर, तभी आपकी मार्केट कॉस्ट जो है वो तैयार होती है। और ये मैंने आपको तीसरी चीज समझा दी। क्या यहाँ तक आपको सारी बात पल्ले पड़ गई है? तो मैं आपसे 2-4-5 सवाल करा के देखूँ, ठीक है। कुछ डेटा मैं आपको दे रहा हूँ, वो डेटा ये है कि जीडीपी जो है वो आपके देश का वो 100 रुपये है, डेप्रिसिएशन जो है वो मान लेते हैं आपकी 10 रुपये है, टैक्सेस जो है वो मान लेते हैं 5 रुपये है, सब्सिडी मान लेते हैं 2 रुपये है, और फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो है वो 3 रुपये है,
फैक्टर इनकम टू अब्रॉड जो है वो आपकी 10 रुपये है। अब आपसे मैं कुछ सवाल पूछूँ, ठीक है, पूछूं? कोई बात नहीं, हाँ हो सकता है रिवाइज हो जाए। सबसे पहले चीटिंग करके पता है जीएनपी कितना होगा? फॉर्मूला अपने दिमाग में दौड़ाएं और उसके बाद आंसर दें। 93 होगा, शाबाश। जीएनपी निकालने के लिए सबसे पहले तो मैं जीडीपी को लिखूंगा, उसके बाद उसमें एडजस्ट करूंगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। मुझे पता है बाहर से आए तो 3 रुपए हैं, गए 10 रुपए हैं, तो 7 रुपए जेब से चले गए, तो मेरा आंसर हो जाएगा अपना कितना, 93। अब आप मुझे देख के बताएं कि मेरा जो है एन डी पी कितना है। 83 या 90? आप ध्यान से देखिए आपको क्या खेलना है। जीडीपी से एनडीपी अगर आप जाते हैं तो आपको सिर्फ जी से एन पे खेलना है, ग्रॉस से नेट। आंसर इसका 90 होगा, 83 नहीं होगा। सोचो क्यों? क्योंकि मुझे पता है मेरे दोस्त, जीडीपी से एनडीपी गया हूं मैं, यहाँ पर एनडीपी गया हूं, तो ना ही मैंने इसमें चेंज करा ना मैंने इसमें चेंज करा, ग्रॉस से नेट गया हूँ। डेप्रिसिएशन हटा दो, ग्रॉस 100 है, डेप्रिसिएशन 10 है, आंसर आ गया अपने नंबर। एक और सवाल, अब आप मुझे बताएं एन एन पी कितना होगा। अब आप डोमेस्टिक से नेशनल गए हैं, आप देखिए आप कहीं से कहीं तक जा सकते हैं। पहला अप्रोच तो ये हो सकता है, इस अप्रोच में आपको बीच वाले से खेलना था, तो आप कहेंगे 90 प्लस 3 माइनस 10, आंसर 83 आ गया। दूसरी अप्रोच होती कि आप इससे खेल लेते सीधा इस वाले से, इससे खेलते तो 93 में से आपको डिप्रिसिएशन घटाना था तो 83 आ जाता। दोनों से आंसर सेम आएगा आपको, ठीक है। अब आप मुझे देख के बताएं एन एन पी एट फैक्टर कॉस्ट कितना है। इस टॉपिक के बाद आपको एक ब्रेक भी दे दूंगा मैं। 86, 80, 102, 83। मेरे दोस्तों यही एनडीपी, जब कुछ नहीं लिखा होता तो यही होता है। शाबाश, अमरजीत का आंसर सही है, मधुमिता का सही है, और भी कई बच्चों ने आंसर सही दिया। सोच के देखिए, एनएनपी ही तो लिखा है। अगर मैं इसमें चेंज कर देता हूँ और आपसे कहता हूँ बताओ एनएनपी एट मार्केट प्राइस, अब जुड़ेगा ना टैक्स। सोचो, अब आप कहोगे 83 में टैक्सेस को जोड़ लो, सब्सिडी को घटा दो, यानी 86 हो जाएगा। बहुत बार क्या होगा, पेपर में ना ये लिखा होगा ना ये लिखा होगा, तो कभी भी ऐसे ऑप्शन नहीं बनाएंगे जहां पर ये दोनों फंस जाएं एक साथ। वो इसी तरीके के सवाल बनाते हैं कि जिसमें इसका रोल आपका अदा ना हो, यानी दोनों में से एक ही होगा। एनएनपी और एक बार बता देता हूँ, देखो एनएनपी कैसे निकालेंगे। मुझे जीडीपी से एनएनपी में जाना है, ठीक है, तो ग्रॉस से नेट जाने के लिए डेप्रिसिएशन घटा लो। अब इसके अंदर मुझे, मैंने ये चेंज तो कर लिया, यहाँ जी की जगह एन आ गया, इसकी जगह भी चेंज मुझे करना है। डोमेस्टिक से नेशनल बनाने के लिए एनएफआई जोड़ लो, हो गया मेरा फॉर्मूला तैयार। किसी को भी पहले लिख लो, किसी को भी बाद में लिख लो। क्या आपको सारी बात समझ आई? ये साइन वाला खेल भी समझ आ गया? जैसे कई बच्चों को कंफ्यूजन था कि अगर फीफा ज्यादा है फीता ज्यादा है, वो सब जो है वो वैल्यूज है। फॉर्मूले में साइन प्लस ही बनेगा, वैल्यू बाद में देखी जाएगी कि कमाई ज्यादा है या खर्चा ज्यादा है, वो एक अलग बात है। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? एक पजल हो रहा है। साहिल एक बार रिवाइज करें घर पे, मुझे ऐसा लगता है कि पजल नहीं होना चाहिए। देखिए पहली जो फैमिली है वहां पर आप खेलते हैं किससे, क्रॉस से। अगर आप खेलते हैं ग्रॉस से नेट जाने के लिए आप खेलते हैं डेप्रिसिएशन से, और आप जो है डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए आप जो है खेलते हैं किससे, एनएफआईए से, और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस जाने के लिए आप खेलते हैं एनआईटी से। इतना सा है, प्लस माइनस में बना नहीं रहा, जिससे कि आप खुद ही थोड़ा सा जज कर ले। अब समझा दिया है वो सब मैंने आपको पहले कई बार। ठीक है जी। अगर मैं आपसे कहता हूँ जीडीपी एट मार्केट प्राइस मुझे पता है, और मुझे चाहिए जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, तो मैं सीधा इसमें से एनआईटी घटा सकता हूँ। मतलब मैं कितना ही खेल सकता हूँ, अब कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉन्सेप्ट समझ आ गया। अब कुछ भी नहीं है इसमें, खत्म है खेला। सभी को सारी बातें समझ आ चुकी है? ईमानदारी से मुझे बताएं, जो पहला टॉपिक है आपका ये इकोनॉमिक्स का, क्या आपको ये पल्ले पड़ा है या नहीं पड़ा है? मैंने अपनी तरफ से कोशिश करी है कि आपको बड़े सरल तरीके पढ़ाऊं, और हर तरीके की हर चीज़ इसके अंदर आपको कवर करा दूं। यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा ब्रेक दे रहा हूँ, जो बच्चे नए हैं उन्हें बता देता हूँ। देखिए क्योंकि क्लास 2 घंटे की होती है और क्लासेस हैवी होती हैं, तो मेरा पढ़ाने का तरीका ये है कि लमसम 1 घंटे के बाद जैसे ही टॉपिक कोई बड़ा खत्म होता है, मैं आपको 1 मिनट का ब्रेक देता हूँ, ठीक है। और वो 1 मिनट के ब्रेक में आप कमेंट वगैरह नहीं कर सकते, थोड़ा सा आपका दिमाग रिलैक्स करें, उसमें थोड़ा सा पानी पिया करें, पॉसिबल है तो घर में एक वॉक करा करें छोटी सी, और उसके बाद मैं आपके साथ अगले टॉपिक का डिस्कशन करूँ, ठीक है। स्लाइड आपके सामने खुली हुई है, आप चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं। और 1 मिनट के अंदर दोस्तों मैं आपसे मुलाकात करता हूँ। आपका चैट में इधर से ऑफ कर रहा हूँ, आप लोग प्लीज सेशन में बने रहें।
एक बार कंफर्म करें आप सभी को आवाज साफ आ रही है? चलते हैं जी आगे। मैं उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक आपको सारी बातें पल्ले पड़ गई होंगी। अब एक छोटा सा और टॉपिक इससे ही एसोसिएटेड है, वो आपको पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। इसकी बात कर लेते हैं। ये टॉपिक आपका है मेथड्स टू कैलकुलेट नेशनल इनकम। ये डायरेक्ट पूछा जाता है आपको। 3 मेथड में पढ़ाऊंगा, 3 ही मेथड होते हैं मेनली। 4 ऑप्शन देगा और कहेगा कौन सा मेथड नहीं है, और आपको उस नहीं वाले पे टिक करना होता है, ठीक है जी। जीडीपी माइनस एनआईटी इज इक्वल टू जीएनपी। आपको सिंपली इस पे फोकस करना है कि अगर आप प्रोडक्ट मार्केट प्राइस से प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट पे जाते हैं तो उल्टा हो रहा है। सोच के देखिए, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे प्लस होता तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे माइनस होता। और मेथड्स टू कैलकुलेट नेशनल इनकम, 3 मेथड है। पहला मेथड है प्रोडक्शन मेथड, जिसको हम प्रोडक्ट मेथड भी कहते हैं। दूसरा मेथड है इनकम मेथड, दूसरा है इनकम मेथड, और तीसरा है एक्सपेंडिचर मेथड। ये नाम याद कर लीजिएगा कृपया। वहां पर कोई भी चौथा ऑप्शन फर्जी दिखे तो वो आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि वो नॉट वाला सवाल होगा। ये 3 मेथड है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के। वैसे ये अपने पेपर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि इनमें क्या है, बट फिर भी एक पर्सपेक्टिव देने के लिए मैं आपको इसे समझाऊंगा ऊपर ऊपर से कि तीनों मेथड्स में इन शॉर्ट क्या डिफरेंस है। पहले आप इसे नोट कर लीजिए, पेपर जो पूछेगा वो इसी पेज से सवाल पूछेगा, ऐसा पूरे पूरे अनुमान। ये जो आपका प्रोडक्शन मेथड है, इसी को हम बोलते हैं वैल्यू एडिशन मेथड। वैल्यू एडिशन मेथड, समझ पा रहे हैं? ये 3 नाम है इसके। एक्स कुछ मैंने हाँ यार गलत लिखा है, ठीक है। एक्सपेंडिचर, कभी कभार मैं स्पेलिंग जो है गलत लिख देता हूँ, ऐसा पता नहीं क्यों है। मैं एक्चुअली थोड़ा सा लिखने से आगे का सोचता रहता हूँ, मे भी ऐसा इस वजह से हो सकता है। एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड और प्रोडक्शन मेथड। प्रोडक्शन मेथड का ही दूसरा नाम है प्रोडक्ट मेथड, और उसी का दूसरा नाम है वैल्यू एडिशन मेथड, ठीक है जी। बिल्कुल पूछ सकता है तनु, ऐसे भी पूछ सकता है। अब मैं एक एक करके आपको इसे समझाऊं। चलो आगे दोस्तों, बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल है। मुझे पूरे देश की इनकम कैलकुलेट करनी है, वो मैं कैसे कर सकता हूँ? मैं पहले इंसान को पकड़ूंगा और इससे बात करूंगा। कहूंगा भाई बताओ तुमने ये सामान आगे कितने का बेचा? ये कहेगा मैंने 100 रुपए का बेचा। दूसरे इंसान को पकड़ूंगा, ये कहेगा मैंने 150 का बेचा। ये तीसरा इंसान है, ये कहेगा मैंने 200 का बेचा। ये चौथा इंसान है, कहेगा मैंने 500 का बेचा। मैं कहूंगा, "ओ, तुम्हें हम पानी लग रहा है।" और ये पांचवा इंसान जो है, इसने इसे 700 का बेचा। और उसके बाद एक कंज्यूमर को मिल गया 700 रुपए का। समझ पा रहे हैं? यानी मान लेते हैं कोई सोफा फर्नीचर वगैरह था, तो उसने लकड़ी बनाई, लकड़ी उसने काटी, उसमें अपनी मजदूरी जोड़ के 100 रुपए का बेचा। फिर ऐसे करते करते 700 रुपए का कंज्यूमर को पड़ा। तो क्या मैं सीधा कह सकता हूँ कि इसकी वैल्यू जो है 700 रुपए है? एक तरीका तो ये हो सकता है। क्या दूसरा तरीका ये हो सकता है कि मैं पूछूं कितनी वैल्यू किसने ऐड करी है? यानी इस इंसान ने जीरो वाली चीज को 100 का बना दिया, तो क्या इसने 100 रुपए ऐड करी है? इस इंसान ने 50 रुपए ऐड करे हैं, इस इंसान ने 50 ऐड करे हैं, इसने 300 ऐड करे हैं, और इसने 200 ऐड करे हैं। सबका टोटल कितना है? 700 ही आएगा, बिकॉज 700 का ही सामान है वो। तो अगर मैं वैल्यू एडिशन मेथड का इस्तेमाल करता हूँ, तो मैं सभी की जो वैल्यूज हैं, जितनी उन्होंने ऐड करी है, मैं उसे ऐड कर लेता हूँ। और ये जो है अपना वैल्यू एडिशन मेथड होता है। समझ पा रहे हैं बात? क्या बात को आप समझ पा रहे हैं? यानी हर स्टेप में जो वैल्यू एडिशन हुआ है, उसे हम यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं अपना टोटल इनकम निकालने के लिए। ये हो गई एक बात। आगे चलते हैं जी। अब आपको पता होगा हमारे 3 अलग अलग सेक्टर्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। इन 3 सेक्टर्स की थोड़ी सी बात करता हूँ। प्राइमरी सेक्टर वो होता है जिसके अंदर नेचुरल रिसोर्सेज से जुड़ी बात करते हैं। सेक्टर्स में सबसे पहले आता है प्राइमरी सेक्टर, रिलेटेड टू एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। रिलेटेड टू एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ये प्राइमरी सेक्टर है। जैसे कि फार्मिंग हो गया, मछली पालना हो गया, ये जितने काम है, शहद बनाना हो गया, शहद मधुमक्खियों को इकट्ठा करके उनसे माइनिंग हो गया, ये सब जो है हमारे प्राइमरी एक्टिविटीज है। दूसरे नंबर पे आते हैं हमारे सेकेंडरी एक्टिविटीज। सेकेंडरी एक्टिविटी में हम क्या करते हैं? रॉ मटेरियल जो हमारे पास आता है प्राइमरी एक्टिविटीज से, हम उसे कन्वर्ट कर देते हैं फिनिश गुड्स में से। यानी लकड़ी को काटना एक प्राइमरी एक्टिविटी है, लेकिन उस कटी हुई लकड़ी से सोफा बना देना, ये सेकेंडरी एक्टिविटी। और जो तीसरी एक्टिविटी है जिसमें सबसे ज्यादा मार्जिन होता है, ये है टर्शरी एक्टिविटी। टर्शरी एक्टिविटीज वो होती हैं जिसमें आपको सर्विसेज दी जाती है। सर्विसेज कैसी होती हैं? जैसे कि आपका इंश्योरेंस हो गया, बैंकिंग हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ये एजुकेशन सेक्टर हो गया, ये हॉस्पिटल्स हो गया, ये सब सर्विस सेक्टर है। क्योंकि हॉस्पिटल में आप जाते हैं तो ऐसा नहीं करते कि आपको ठीक कर देते हैं। बेसिकली वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करके, उन्हें पता होता है आपके शरीर में क्या दिक्कत है, वो दवाई देते हैं, आप ठीक हो जाते हैं। दवाई बनाना सेकेंडरी होगा, बट दवाई को बेचना, वो जो पूरा प्रोसेस है वो सेकेंडरी होगा। जो मैं आपको इस समय पढ़ा रहा हूँ, अगर मैं इसे एक मॉनिटरी एक्टिविटी के रूप में देखता हूँ, तो ये एक सेकेंडरी एक्टिविटी होगा या टर्शरी एक्टिविटी होगा?
ये टर्शरी एक्टिविटी है बिकॉज मैं इसमें सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ आप लोगों को, मैं कुछ काम यहाँ पे कर रहा हूँ और सर्विस आप तक पहुंच रही है। क्या आपको तीनों बातें समझ आ गई? आ गई है तो बहुत अच्छी बात है। छोटा सा कॉन्सेप्ट था, सोचा साथ में ही बता देता हूँ। आगे बढ़ते हैं जी। अब कुछ और बढ़िया बात आपके साथ कर लेते हैं। अगर आप नोटिस करते हैं, अगर आप इस फाइनल वैल्यू को उठाते हैं तो क्या आप बीच वाली वैल्यूज को उठाएंगे? जैसे भी एक बच्चे ने लिखा था कि मैं तो फाइनल ही ले लूं, बिल्कुल सही आपने लिखा था, तो हम फाइनल भी सीधा ले सकते हैं। यानी वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स इज नॉट कंसिडर्ड, क्योंकि वो ऑलरेडी कहीं और कंसिडर हो चुकी है। एग्जाम्पल के तौर पे मेरे पास एक माउस है, ठीक है। इस माउस के अंदर मान लेते हैं कोई सेल डला हुआ है, वो सेल का जो दाम है वो ऑलरेडी माउस वाले मुझसे ले चुके हैं। तो क्या उस सेल के दाम को मुझे अलग से कंसिडर करना पड़ेगा? नहीं। या मान लेते हैं इसके अंदर पहिया लगा हुआ है, इसकी वैल्यू को मुझे अलग से निकालना होगा? नहीं निकालना होगा। यानी ये कुछ भी है, मान लेते हैं ऐसा कुछ है, ये बटन है, दुनिया भर की चीजें लिखी हैं, या इसके नीचे स्टिकर लगा हुआ है माउस के नंबर का, तो क्या मुझे इसके दाम को अलग देखना? नहीं, तो वो सब कुछ ऑलरेडी इसके कीमत के अंदर जो है ऐड हो चुका है। यानी जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स वो होते हैं जो कि फाइनल गुड्स को बनाने में मदद करते हैं, जिनका इस्तेमाल किया जाता है, उनका इस्तेमाल यहाँ पर नहीं करा जाता कैलकुलेशन के अंदर। समझ पा रहे हैं बात को? आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा मेथड है इनकम मेथड। इन्हें समझना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नहीं नहीं, ये माउस बिल्कुल ठीक है यार, बेहतरीन माउस है। इनकम मेथड की बात करें, ठीक है। इनकम मेथड क्या है? बेसिकली इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो हमारे देश की कमाई है और जो खर्चे हैं उसे एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि कितना हमारा लैंड का किराया है, कितनी हमारी लेबर की वेजेस है, कितनी हमारे कैपिटल का ब्याज आ रहा है, जा रहा है। समझ गए? नहीं, यहाँ पर पैसे से खेलते हैं, वहां पर सामान से खेलते हैं। समझ पा रहे हैं बात को? अब तीसरे नंबर पे जो हमारा आता है वो आता है एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड में हम टोटल खर्चे को देखने की कोशिश करते हैं कि हमारा खर्चा कितना है। अब इनकम मेथड में बेसिकली हम 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कंसिडर करते हैं। 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी पढ़ेंगे। ये है लेबर, कैपिटल, लैंड, एंटरप्रेन्योरशिप। प्रेन्योर भी बोल सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ये क्या होता है जी? इसकी बात कर लेते हैं थोड़ी सी। लेबर यानी वर्कर्स जो हमने रख रखे हैं अपने काम को पूरा करने के लिए। कैपिटल जो पैसा मैंने अपने पास से लगा रखा है, जमीन जिसपे मैं वो काम कर रहा हूँ। और ये है वो सोच यानी स्किल। ये स्किल भी एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन माना जाता है, बिकॉज इसी के सहारे आप सोचते हैं, तो ये भी एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है। समझ पा रहे हैं बात को? ठीक इसी तरीके से कोई खास फर्क नहीं है सिमरन, ये भी एक टाइप का बिजनेस है, बस बेसिकली ये एक नए कॉन्सेप्ट पे डील करता है। यानी जो अभी तक नहीं चल रहा, जो मेन स्ट्रीम बिजनेसेस नहीं है, उसके बारे में नहीं सोचता। जैसे कि रेस्टोरेंट होना एक बिजनेस है, बट जोमेटो होना एक बिजनेस भी है, और एंटरप्रेन्योर की एक एबिलिटी भी है उसे डेवलप करना, कि कुछ नया सोचा, अलग तरीके सोचा। सोचे बिना एक भी रेस्टोरेंट को खरीदे पूरे देश में रेस्टोरेंट से घर तक जो है सामान को भिजवा देना। मतलब सोच के देखिए एक बार, आज आपको सब नॉर्मल लग रहा होगा, बट जब शुरू हुआ होगा ये सब, क्या कमाल की बात होगी। तो ये जो है बेसिकली स्किल बेस्ड चीजें। ठीक है, आगे चलते हैं। तीसरे नंबर पे एक्सपेंडिचर मेथड आता है। एक्सपेंडिचर मेथड जो हमारा है वो आपका सेम है इनकम जैसा, बस इसमें खर्चों को जोड़ा जाता है। बिल्कुल अनअकैडमी भी आप इसका एग्जांपल मान सकते हैं। ठीक है, एक्सपेंडिचर मेथड में सारे खर्चे जोड़ लिए जाते हैं। चले दोस्तों आगे, क्या आपको तीनों मेथड समझ आ गए हैं? एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड, ये सब इतने डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ ये पता होना चाहिए कौन से 3 मेथड, ये आपको पता होना चाहिए। कैपिटल मतलब पूंजी। शुभराज, मैं अपना जितना पैसा काम में लगा के रखता हूँ वो भी प्रोडक्शन का एक फैक्टर है। अगर मेरे पास पैसा ही नहीं है तो मैं कितना ही दिमाग वाला हूँ, मैं काम नहीं कर पाऊंगा। तो कैपिटल को भी एक फैक्टर प्रोडक्शन माना जाता है। चलिए दोस्तों आगे। यहाँ तक हमने एक बहुत बड़े टॉपिक को समाप्त कर दिया है 1 घंटे के अंदर। अब जो दूसरा टॉपिक मैं आपके साथ शुरू करने वाला हूँ, ये एक डिटेल्ड टॉपिक है जो कि इस सेशन और अगले दोनों सेशन में आपका चलेगा। ये बेसिकली अपने माइक्रो इकोनॉमिक्स की तरफ अपना रुख कर रहा हूँ, एक मैक्रो का टॉपिक पढ़ा के। तो अगर आप अपने नोट्स बना रहे हैं तो आप माइक्रो इकोनॉमिक्स लिख सकते हैं। अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हैं तो मैं आपके लिए यहाँ पर माइक्रो इकोनॉमिक्स लिख देता हूँ। एक्सपेंडिचर मेथड में कुछ भी नहीं है, जो जो मेरे खर्चे हैं उन सबका टोटल बेसिकली कर दिया जाता है, और कुछ भी नहीं है। जो प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है और जो कंज्यूमर का एक्सपेंडिचर है वो सबको टोटल कर दिया जाता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट नहीं है उनकी, वरना मैं लिखवा देता। ठीक है, सिर्फ समझ में आने चाहिए वो तीनों मेथड, नाम पता होने चाहिए, इसलिए उतना ही पढ़ा। माइक्रो में नहीं बेटा, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। मैंने ये नहीं कहा कि माइक्रो खत्म हो गया है। मैंने बस एक टॉपिक माइक्रो का पढ़ा है जिसकी जरूरत मुझे आगे मैंने ये नहीं कहा कि मैक्रो खत्म हो गया है। मैक्रो का सिर्फ एक टॉपिक पढ़ा है जो मुझे लगता है मुझे यहाँ पे जिसकी नीड होगी, सही समय आने पे फिर से मैं स्विच कर दूंगा मैक्रो की तरफ। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। देखिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स डेफिनेटली पर्सन टू पर्सन मैटर करेगी, यानी पर्सन के लेवल पे हमें खेलना पड़ेगा यहाँ पर। यानी एक फैक्ट्री, एक दुकान, एक सब्जी खरीदने वाला इंसान, एक सब्जी बेचने वाला इंसान, उन सब के बारे में हमें डील करना होगा।
यूपीएससी में मैक्रो भी आता है, जी हाँ। पर्सन के लेवल पे हमें खेलना होगा। अब देखिए, थोड़ा समझ के देखिए, दुकानदार जो है ना, वो गल्ले के उस तरफ खड़ा होता है और खरीदार इस तरफ खड़ा होता है। यानी जो ग्राहक है और जो बेचने वाला इंसान है, उन दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल अलग अलग होता है। जो बेचने वाला है वो चाहता है कि महंगा से महंगा बेच दो, जो खरीदने वाला है वो चाहता है सस्ता से सस्ता खरीद लो। कहीं बीच में उनकी मुलाकात होती है, एक सौदा जो है खरा खरा हो जाता है और सौदे पे जो है वो सामान बिक जाता है। समझ पा रहे हैं बात? गल्ले का मतलब होता है जहां पर पैसा रखा जाता है, वो ड्रॉर, उसे गल्ला बोला जाता है। ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स पर्सन के लेवल पे मैटर करती है, लेकिन ये पर्सन दो तरीके के हो सकते हैं। या तो ये पर्सन हो सकता है कंज्यूमर, जिसे हम बोलते हैं उपभोक्ता, या फिर ये हो सकता है प्रोड्यूसर, जो कि हो सकता है उत्पादक, जो किसी चीज का उत्पादन कर रहा है और जो किसी चीज को कंज्यूम कर रहा है। ठीक है। यहाँ से अब आपको कोशिश करनी है कि 15 से 20 मिनट जल्दबाजी नहीं करनी है, बिकॉज मैं इसका बेस बनाने वाला हूँ। आराम आराम से चीजों को समझना। ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम मेनली बात करते हैं स्मॉल यूनिट्स की या फिर इंडिविजुअल यूनिट्स की, जैसे एक दुकान, एक ग्रुप ऑफ दुकान, इस तरीके की बातें हम यहाँ पे करते हैं। ठीक है। जब आप कंज्यूमर की बात करते हैं, यानी आप खरीदने जाते हैं, तो क्या आप सप्लाई पे जो है कंसिडर करते हैं, डिमांड पे? जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, मान लेते हैं मैं फ्लिपकार्ट खोलता हूँ और फ्लिपकार्ट पे मैं इस बॉटल को ढूंढता हूँ, तो क्या मुझे फर्क पड़ता है सप्लाई कितनी है? मेरे को क्या लेना यार, बने ना बने मिल्टन की, कहीं ना कहीं होगी, मुझे मिल जाएगी। मेरे को अपनी डिमांड से मतलब होगा बस। समझ पा रहे हैं? जब मैं इसे बनाने जाता हूँ तो क्या मेरा फोकस सप्लाई पे होगा? यानी अगर मैं फैक्ट्री में बैठा हूँ तो मैं बनाने पे फोकस करूंगा। इनडायरेक्टली डिमांड और सप्लाई भी आपस में जुड़े हैं, क्योंकि डिमांड तभी होगी जब सप्लाई होगी, और सप्लाई कोई तभी करेगा जब डिमांड होगी। ऐसा तो नहीं है फैक्ट्री में बैठ के कोई सिर्फ ढक्कन ही ढक्कन बनाया जा रहा है, उसे पता है इसके लिए बॉटल भी चाहिए क्योंकि पूरी चीज की डिमांड है। यानी वो डिपेंड करता है, लेकिन अभी के लिए मैं दोनों को अलग मान के यहाँ पर चल रहा हूँ। ठीक है। डिमांड और सप्लाई मैंने आपको समझा दिया। यहाँ पर वो यूटिलिटी की बात हम करेंगे। यूटिलिटी यानी इसकी जरूरत कितनी पूरी हुई है। सेंटा क्लॉज वाले एग्जांपल मैं हर बार इसमें देता हूँ। यूटिलिटी के अंदर यानी मेरी जरूरत कितनी पूरी हुई है, मैं कितना सेटिस्फाई हो गया उस सामान को खरीदने में। बहुत बार होता है पेन खरीदते हो, तो पेन को खरीद के आप सेटिस्फाई नहीं होते। जैसे 5 रुपए का पेन है जो कि मैं 4 रुपए में ले आता हूँ। ठीक है। जान पहचान नहीं है, एक साथ ज्यादा पेन लाता हूँ, 4 का पड़ा, तुम सोच रहे हो यहाँ पर भी बताओ 1 रुपए बचा रहे हैं सर। ठीक है। ये जो पेन है इसे खरीद के मैं काफी सेटिस्फाई हो जाता हूँ, बिकॉज ये पेन काफी अच्छा पेन है और मुझे पता है मेरे 4 रुपए जो है इससे वसूल हो जाते हैं। ठीक है। कुछ समय पहले मुझे पार्कर पेन मिला, वो 400 रुपए का पेन था। उसे खरीद के मैं बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं हुआ, बिकॉज वो पेन मुझे बिल्कुल फर्जी लगा। क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि उससे बढ़िया ये वाला पेन चल सकता है, जो कि सच बात है ना। बस वो कंपनी है, ब्रांड है, तो वो क्या करते हैं कि अपने नाम का पैसा कमाते हैं। ठीक है। समझ पा रहे हैं बात को? अब ये यूटिलिटी इसकी मेरे लिए ज्यादा है, उसकी यूटिलिटी कम है। ये मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है। गिफ्ट वाला अलग था, खरीदने वाला अलग था, समझाएंगे आपको कहानी। दोनों अलग अलग है। मेरे पास है कई सारे पार्कर है, तुम लोग यार बताओ, इतना विश्वास करा करो यार, उतना बजट है हमारा यार, हल्के में लेते हो तुम लोग मुझे। ऐसी एक चीज होती है इंडिफरेंस कर्व, ऐसी एक चीज होती है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मुझे पता कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यहाँ पर आएगा ना, भाई फैक्ट्री वाले तो ये सोचेगा कि कितने में बनेगा, कितने में बिकेगा, रेवेन्यू को यानी सामान बेचकर क्या पैसा मिलेगा, ये यही सोचेगा। यानी दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू में आपको डिफरेंस समझ आ गया। कंज्यूमर क्या सोचता है और प्रोड्यूसर क्या सोचता है। बहुत बहुत शुक्रिया विनीश। अब बात करते हैं इनका मिलन कहाँ पे होगा। इनका मिलन तो कराना पड़ेगा, तभी जो है देश चलेगा। इनका मिलन होगा बाजार में, मार्केट में। ये मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पर आपको कुछ चीजें जरूर चाहिए। सबसे पहली चीज, आपको चाहिए सामान जो कि बिक सके। रेवेन्यू एज अ टॉपिक पढ़ाया जाएगा शुभराज। ये जितने चीजें लिखी हैं बेटा, ये सब टॉपिक्स हैं, ये सब आपको टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे, तो घबराए नहीं आप। ठीक है। मार्केट में सामान तो होना चाहिए, है ना। ऐसा तो नहीं है कि मैं चाउमीन का ठेला लगा के बैठ गया और उसमें चाउमीन ही नहीं है, खाली कढ़ाई में ऐसे ही तले जा रहा हूँ मैं, क्या अरे हवा तल रहे हैं, जरा हवा भेजेंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता, है ना। दूसरे नंबर पे कोई बेचने वाला होना चाहिए, यानी सप्लायर होना चाहिए, जो कि प्रोड्यूसर है इस केस में। इसे आप सेलर भी कह सकते हो। तीसरे नंबर पे कोई बायर होना चाहिए, जिसे आप कंज्यूमर भी कह सकते हो। ये सारे फैक्टर्स तो मिनिमम है ना। और दूसरा, मार्केट के अंदर डिमांड भी होनी चाहिए, यानी कोई खरीदने की क्षमता होनी चाहिए, सब होना चाहिए। सामान का मतलब कमोडिटी होता है, कमोडिटी आप इसे कह सकते हैं, या फिर इसे आप गुड्स भी कह सकते हैं। ठीक है। अब मैं आपको अगले पेज पे एक एक करके समझाता हूँ दोनों बातें, थोड़े आराम आराम से पढ़ाऊंगा, लेकिन ये मेरी गारंटी है कि आपको सब समझ आ जाएगा। ठीक है। आगे चलते हैं। सबसे पहले डिमांड की बात करूंगा। डिमांड अपने आप में एक लंबा टॉपिक है, तो पहले डिमांड को आराम से सुनेंगे। ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पर सप्लाई की बात करेंगे। कंज्यूमर और कस्टमर में कोई फर्क नहीं होता, दोनों एक ही बात है। ठीक है। डिमांड की बात आपके साथ पहले करते हैं। सबसे पहले याद रखना, जब डिमांड की बात कर रहे हो तो ऑलवेज थिंक एज अ
कंज्यूमर। ये है ब्रह्मास्त्र, इस लाइन को पकड़ के चलोगे एक भी सवाल गलत नहीं हो सकता, क्योंकि डिमांड हमेशा कंज्यूमर करता है, हमेशा, ऑलवेज। हमेशा खुद को कंज्यूमर की जगह पे रखो। जब सप्लाई पढ़ाऊंगा तो सेम चीज लिखूंगा, थिंक एज अ प्रोड्यूसर। समझ पे पहले इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ, किताबी डेफिनेशन, फिर समझाऊंगा। द क्वांटिटी ऑफ एनी कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर, पहले पूरा लिखूंगा फिर समझाऊंगा, इज विलिंग एंड एबल टू बाय एट अ पर्टिकुलर टाइम एंड प्राइस। मैंने एक ही लाइन के अंदर बहुत कुछ लिखा है, क्योंकि हर लाइन का अपना मतलब, ठीक है। डिमांड जो है बेसिकली सबसे पहले तो क्वांटिटी है, यानी अगर आपसे मैं पूछता हूँ इसकी डिमांड कितनी है, आप कहेंगे ज्यादा, यानी ज्यादा क्वांटिटी में इसे मांगा जाता है। इसकी डिमांड इस महीने 200 की है, तो 200 क्वांटिटी इसकी बिकेंगी। तो सबसे पहले डिमांड जो है वो क्वांटिटी होती है, आप उसे गिन सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात कमोडिटी, कमोडिटी का मतलब होता है सामान, जैसे कि बॉटल एक कमोडिटी है, ये पेन एक कमोडिटी है, ये माउस एक कमोडिटी है, ये एक पेन एक कमोडिटी है, ये सब कमोडिटीज है, सामान है। समझ पा रहे हैं। डाटा कंज्यूमर यानी जो खरीदने आया है बाजार में, वो खरीदने का इच्छुक है और एबल भी है, दोनों बातों में फर्क है। हो सकता है मैं किसी चीज को खरीदने का विलिंग हूँ, इच्छुक हूँ, लेकिन मैं एबल ना हूँ। जैसे कि मुझे मान लेते हैं खरीदना है रफाइल जेट, तो क्या मेरे विलिंग होने से रफाइल की डिमांड बढ़ गई? आंसर इज नो, नहीं बढ़ी, क्योंकि मैं विलिंग हूँ बट मैं एबल नहीं हूँ। एबल हो सकता है पैसों की वजह से ना हो, या हो सकता है टेक्निकली पॉसिबल ना हो, वो इलीगल हो, ऐसा हो वैसा। दूसरे नंबर पे एबल भी होना चाहिए, साथ में विलिंग भी होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे मैं सड़क से जा रहा था, मेरी जेब में 100 रुपए थे, सामने जो है बिक रहा था एक तरबूज 80 रुपए का। तो मेरे वहां से जाते जाते क्या अचानक उसकी डिमांड बढ़ गई? क्या अरे अरे तरबूज महंगा हो गया क्योंकि राहुल सर यहाँ से गए? आंसर इज नो, क्योंकि मैं एबल था उसे खरीदने के लिए, विलिंग नहीं था। विलिंग नहीं हूँ इस वजह से डिमांड उसकी नहीं बढ़ेगी, यानी आई शुड बी एबल आल्सो, विलिंग आल्सो टू बाय दैट थिंग एट अ पर्टिकुलर टाइम एंड प्राइस। उसी दाम पे अगर खरीदने का इच्छुक हूँ, तो मान लेते हैं कि मैं वो तरबूज खरीदने का इच्छुक था, 80 रुपए का तरबूज था। मैं उसके पास गया, कह रहा 80, तो ऐसे ही बोल रहा था मैं, 80 के का है। मैं कहा 80 के, 80,000। मैं कहा पागल है कि? कह रहा नहीं, इतने का ही है, मैं तो इतने का ही बेचूंगा। यानी 80,000 का होगा तो ऑटोमेटिकली आई मे नॉट बी एबल टू बिलिंग, आई मे नॉट बी एबल टू बिलिंग इट टू बाय, या फिर आई एम नॉट एबल टू बाय नाउ एट दैट पर्टिकुलर प्राइस एंड टाइम। समझ गए? टाइम का यहाँ पर क्या रिलेशन है? आज खरीदना था स्वेटर, ग्लोबस में मैं गया, मैं कितने का? 5,000। गर्मियों में आ गए मेरे घर, अरे प्लीज खरीद लो, 4,999 का हो गया। अब क्यों खरीदो? अब वो टाइम ही गया। समझ पा रहे हो? अरे भाई हंसी मजाक में पढ़ा रहा हूँ, लेकिन यही इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है। बस मैं सीरियस नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल में डेटा यही है, दिस इज इट, यही है जो है। किताब भी पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। ये आप ही के लिए थोड़ा सा मैं आपको हंसी मजाक में पढ़ाता हूँ, जिससे आप चीजों को समझ जाए। मतलब चुटकुले मारने के लिए मेरे पास अपने दोस्त हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसलिए मारता हूँ जिससे आपको चीजें समझ आ जाए। आगे चलते हैं। क्वांटिटी होना चाहिए, विलिंग होना चाहिए, एबल होना चाहिए, इट वुड बी अ कमोडिटी। टाइम और प्राइस दोनों मेंटेन होना चाहिए। अगर आप यहाँ तक की बात समझ गए हैं, तो अब मैं आक्रमण करता हूँ आपके पास कुछ बढ़िया डेफिनेशंस का। सबसे पहली डेफिनेशन जो है वो है लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, पहले लिख देता हूँ, ठीक है, सरल भाषा में। इफ ऑल अदर फैक्टर्स, मतलब इन्हें मेरी आवाज नहीं आ रही, इन्हें कबीर की आवाज आ रही है, देख रहे हो जरा ध्यान इनका कहाँ है। इफ ऑल अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट, द क्वांटिटी demanded will be inversely proportional to the price। यानी प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड जो है, क्यूडी से मैं इसे डिनोट कर रहा हूं, पहली बार लिख रहा हूं तो पूरा लिखूंगा, आगे सब जगह मैं जो है क्वांटिटी डिमांडेड लिखूंगा। क्वांटिटी डिमांडेड, अरे पढ़ लो भाई पढ़ लो। प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड जो है, ये आपका जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, अगर बाकी सब फैक्टर्स कांस्टेंट है तो। ये समझाता हूँ क्या है इसका मतलब। अगर सब ठीक रहा तो मैं कल आ जाऊंगा। इस लाइन का यही मतलब है कि कल तो मैं नहीं आऊंगा, क्योंकि हो सकता है मैं बहाना मार ही दूं कि अरे यार बड़ा ट्रैफिक था, मैं तो तुम्हें कहा ही था अगर सब ठीक रहा तो आ जाऊंगा। कल गर्मी बड़ी थी यार, आने का मन नहीं था। अरे यार कल तो मैंने देखा कि जैसे ही मैं गेट से निकला, सामने जो सड़क पे पानी गिरा हुआ था, अब मुझे लगा कि ऐसा ना हो कि यार फिसल जाओ इस पे, तो मैं वापसी चला गया। यानी अगर सब फैक्टर्स कांस्टेंट है, ये कहने को छोटी सी लाइन है, बट इसकी वजह से बहुत सारे सवाल बच्चों के पेपर में गलत होते हैं। वो क्यों, मैं आपको समझाता हूँ।
अगर सभी फैक्टर्स कांस्टेंट है तो प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड एक दूसरे के अपोजिट होगा। क्या मैं इसे इनवर्स रिलेशन बोल सकता हूँ या निगेटिव रिलेशन बोल सकता हूँ? इसका मतलब ये है कि अगर सब सही है बाजार में तो सिचुएशन ऐसी बनेगी कि अगर कोई पेन है वो आज बिक रहा है 5 रुपए का और वो 500 बिकते हैं डेली, तो अगर ये कल पेन 6 रुपए का हो जाएगा तो 400 ही बिकेंगे। अगर ये 4 रुपए का हो जाएगा तो हो सकता है 600 बिके। जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट प्रोपोर्शन में ही आगे बढ़े, तो सिर्फ रफ नंबर्स में उठा रहा हूँ आपको समझाने के लिए। अब सवाल आता है बाकी फैक्टर्स कौन से हैं, ये समझा दो। एक्चुअली बहुत सारे फैक्टर्स जो है इंप्लीमेंट करते हैं, इफेक्ट करते हैं डिमांड को। लेकिन लॉ ऑफ डिमांड अगर पूछता है तो याद रखना, लॉ ऑफ डिमांड के केस में सिर्फ एक ही फैक्टर ऐसा है जो क्वांटिटी को इम्पैक्ट करता है, वो है क्या? प्राइस। सिर्फ एक फैक्टर ऐसा है जो कि लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से इंपैक्ट करता है, जो कि प्राइस है। ऑप्शन में इनकम, दुनिया भर की चीजें लिखी होंगी, वो सारे गलत होंगे। क्वांटिटी पे सिर्फ प्राइस का असर आता है एज पर लॉ ऑफ डिमांड, क्योंकि बाकी सब अदर फैक्टर्स में काउंट होते हैं। बार बार बता रहा हूँ, स्पेशल क्लास में गलत करोगे तो वहां पर भी यही पॉइंट आउट करूंगा, तो कोशिश करना वहां पे गलत मत करना। अब बात करते हैं अदर फैक्टर्स कौन से। अदर फैक्टर्स, इनकी थोड़ी सी बात करते हैं। गुड आफ्टरनून सिमरन बेटा, बिल्कुल बेफिक्र हो, चिंता मत करो, सब समझा दूंगा, ठीक है। अदर फैक्टर्स की बात करते हैं। सबसे पहला, आपको नहीं लगता इनकम एक अदर फैक्टर है? इनकम ऑफ कंज्यूमर। अरे भैया, जब पैसा ही नहीं है तो उस केस में क्या कर लोगे? तुम्हारे मोहल्ले में माजराटी का शोरूम कोई खोल के बैठ जाएगा तो बिक जाएगी वो, सस्ती महंगी कुछ ही करता रहेगा, वो ना बिके एक भी। सोच के देखो, चाहे वो आपका मोहल्ला हो चाहे मेरा मोहल्ला हो, वहाँ पे नहीं बिकेगी वो, क्योंकि वहां पर इनकम नहीं है लोगों की उतनी कि वो बात बात पे शाम को खराए हैं तो चलो सब्जी के थैले में माजराटी रख ला, ऐसा नहीं। क्योंकि ऑब्वियसली वो, अगर आपको ऐसे शोरूम्स खोलने हैं तो आपको कुछ स्पेसिफिक लोकेशन से वहीं पर आपको वो जो है शोरूम खोलने होंगे, ठीक है। आप लोग प्लीज सेशन में बने रहिए, 1 मिनट के लिए मैं वीडियो को पॉज करूंगा, ठीक है। आप प्लीज सेशन में बने रहें, मैं आप 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करूँ, ठीक है। प्लीज सेशन में बने रहें। एक बार कंफर्म करेंगे आप सभी को आवाज साफ आ रही है? इस बार मैंने जो है चैट खुली छोड़ दी थी, मैं सोच रहा था कि आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात होगी तो आप कर लेंगे, बट फिर मैंने बाद में सोचा कि नॉट इंपॉर्टेंट बातें आप कर रहे होंगे। ये ब्रेक बस कुछ पर्सनल वक्त है जिस चक्कर में बीच में 1 मिनट के लिए मुझे जो है रोकना पड़ा, ठीक है। चलो चलें आगे दोस्तों। इनकम ऑफ कंज्यूमर की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है जी। इनकम ऑफ कंज्यूमर की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आप समझ गए, अगर इनकम इंक्रीज होगी तो क्या क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो इंक्रीज होगी? लॉजिक है भाई, अगर हमारी कमाई नहीं होगी तो हम कैसे सामान को खरीदेंगे? सोच के देखिए, हम मोबाइल खरीदते हैं तभी तो खरीदते हैं जब हमारी कमाई होती है, वरना हम टूटी स्क्रीन चलाते रहते हैं। क्योंकि हमारी कमाई होगी तभी हम वो जो है खर्चा अपना कर पाएंगे। इसी तरीके दूसरे नंबर पे मैं कह सकता हूँ नंबर ऑफ कंज्यूमर्स इन दी मार्केट। आपके हिसाब से इसका क्या होना चाहिए? इन द मार्केट। ये भी आपका नंबर ऑफ कंज्यूमर्स जो है इसके हिसाब से ये भी इंक्रीज होगा तो क्वांटिटी डिमांड भी इंक्रीज होगी। क्योंकि अगर सोचो लॉकडाउन है, अब मैं दुकान खोल के बैठ गया हूँ अपनी और मैं सस्ता सामान भी बेच रहा हूँ तो कौन खरीदने आएगा? है ना। कुटाई करने आएंगे वो एक अलग बात है, डंडा लेके पुलिस वाले, खरीदने तो नहीं आएगा ना, दे वोंट बी कंज्यूमर्स। खरीदने वाले तो नहीं आने वाले। इसी तरीके तीसरे नंबर पे आता है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिससे दुनिया खेलती है बहुत ही ज्यादा, फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशंस। ये सच में बहुत साइकोलॉजिकल चीज है। ये आपने नोटिस करा होगा, सबके साथ है, आपके मेरे सबके साथ होता है। फ्लिपकार्ट के जो बिग बिलियन डेज हैं वो क्यों ज्यादा चलते हैं? वो सिर्फ इसी वजह से ज्यादा चलते हैं क्योंकि आपको लगता है कि खत्म होने के बाद चीजें महंगी हो जाएंगी। ये जो सेल है, मार्केट की सेल या फिर दुनिया भर की जो सेल है, ये सिर्फ इसी वजह से चलती हैं क्योंकि हम सबको लगता है सेल खत्म होने के बाद चीजें महंगी हो जाएंगी, जो कि बहुत बार नहीं होता। बिग बिलियन डेज में क्या करते हैं लोग, रात के 12 जैसे ही बजते हैं तो उसके बाद चीजों का दाम बढ़ा देते हैं। वो उन्हें पता है, क्योंकि आप मेरे जैसे बहुत सारे जो बीटेक करे हुए लोग हैं वो कुछ समय के बाद जरूर प्राइस चेक करेंगे कि क्या सच में दाम बढ़ा है अगली बार के लिए। तो वो क्या करते हैं, अगले 1-2 दिन तक कई चीजों का दाम बढ़ा के रखते हैं और वापसी उसे जो है डाउन ले आते हैं। बट हाँ, ये जरूर है कि बहुत बार ऐसा होता है कि जो बिग बिलियन डेज है या अमेजोन के जो ग्रेट इंडियन फेस्टिवल वगैरह लगते हैं, ये जो चीजें हैं इन पे सच में चीजें सस्ती मिलती हैं, मतलब ये आपको मानना पड़ेगा। बट इन जनरल आप बहुत बार नोटिस करो कि जैसे नवरात्रे आने वाले होते हैं तो हमारे जो घर के लोग हैं वो क्या करते हैं, 2 दिन पहले ही फल खरीदने की कोशिश करते हैं कि अरे एक दिन पहले तो बड़े महंगे मिलेंगे, अभी ले आओ बाजार में जाके, है ना। तो फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशन जो है उस पर डिपेंड करती है क्वांटिटी डिमांडेड। यानी अगर फ्यूचर प्राइस इंक्रीज होगा तो टुडेज क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज। समझ गए? यानी कल का दाम अगर ज्यादा लग रहा है तो आज आप ज्यादा खरीदेंगे, लेकिन अगर कल का दाम कम लग रहा है
तो आज आप कम खरीदेंगे। बिग बिलियन डे से 2 दिन पहले बहुत कम शॉपिंग होगी फ्लिपकार्ट पे, क्योंकि आपको और मुझे दोनों को पता है कि 2 दिन के बाद सस्ता होने वाला है सामान, तो तब खरीदेंगे। समझ गए? इसी तरीके गीज़र वगैरह के साथ होता है, बहुत लोग जो ऑफ सीजन होता है उसमें एसी गीज़र खरीदते हैं, क्योंकि उस समय सस्ता मिलता है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगले सीजन में प्राइस बढ़ जाएगा तो अभी खरीद लो। समझ गए क्या लॉजिक है? ये भी मैंने आपको समझा दिया 3 पॉइंट। चौथा पॉइंट जो है वो है टेस्ट और प्रेफरेंस। अच्छा, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। टेस्ट एंड प्रेफरेंस, ये क्या चीज़ है? अगर आपको कोई चीज़ आपकी प्रेफ़रेंस में है तो उसकी डिमांड बढ़ेगी, यानी अगर आपका टेस्ट और प्रेफ़रेंस उसके लिए फ़ेवरेबल है, तो उसकी क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज़ होगी। अगर वो अनफ़ेवरेबल है, तो आपकी उसकी क्वांटिटी डिमांड जो है वो घटेगी। नहीं, आउटडेटेड गुड्स नहीं होते हैं विकास। किस चीज़ का प्राइस कम होता है, कहाँ पर है, थोड़ा सा आप बताओगे तो मैं समझ पाऊँगा। अगर आप फ्लिपकार्ट की बात कर रहे हैं कि फ्लिपकार्ट पे ऐसे में बहुत ही सस्ता क्यों होता है, तो ये एक प्रॉपर केस स्टडी है। बेसिकली वो आपको अपने साथ बाँधना चाहते हैं, उस चक्कर में इनिशियली फ्लिपकार्ट अपनी जेब से सारा पैसा लगाता है। जब आप उनके साथ बंध जाते हैं अपनी ऐप्स को डाउनलोड करके और डायरेक्टली उनसे शॉपिंग करने लग जाते हैं, तो उसके बाद धीरे-धीरे वो प्राइस जो है बढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। दूसरा ये भी है कि वो डायरेक्टली जो सप्लायर है उससे उठाते हैं, तो उन्हें सस्ता पड़ता है। ये कुछ रीज़न्स है, ठीक है? फेवरेबल की क्वांटिटी डिमांड जो है वो आपकी इंक्रीज होगी क्योंकि आपको वो पसंद है। अनफेवरेबल की क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज होगी क्योंकि आपको पसंद नहीं है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आइसक्रीम की जो डिमांड है वो गर्मियों में ज़्यादा होगी सर्दियों से। ये मैं आपको प्रूफ से समझा सकता हूँ। आप भले ही सर्दियों में आइसक्रीम खाना पसंद करते हो, बट सर्दियों में आपके घर के आस-पास वो आइसक्रीम के जो ठेले वाले भैया हैं वो नहीं दिखेंगे। क्योंकि आप एक ऐसे अकेले इंसान होंगे जिन्हें खाना पसंद है, बट इन जनरल एज़ अ सोसाइटी जो है वो कोई नहीं खाता। तो उस चक्कर में वो डिमांड कम हो जाती है। समझ पा रहे हैं बात को? फेवरेबल के केस में आपके घर के आस-पास आपको बहुत सारे ठेले देखने को मिलेंगे जहाँ पर आइसक्रीम मिल रही होगी, ठीक है? समझ गए पूरे तरीके? आगे चलते हैं, बर्गर मिलते हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ₹10 वाला बर्गर की आप बात कर रहे होंगे 2 चटनी के साथ, हमने भी बहुत खाया है वो। आगे चलते हैं। 5 नंबर पे आता है आपका प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। देखिए उस बर्गर के आगे ना मैकडी का बर्गर फेल है, सच में, अगर कोई बढ़िया बनाने वाला है तो। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इसकी बात कर लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रीन पे फोकस करिए। अगर एक सामान है मेरे पास मान लो, जो कि दूसरे से मिलाकर बिकता है, तो क्या ये मिलाकर ही बिक सकते हैं, अकेले नहीं बिकेंगे? एग्जाम्पल के तौर पे मैं मार्केट से जब मैं मान लेते हैं अमेज़न पे शॉपिंग कर रहा था, तो मैंने देखा वहाँ पर माउस और कीबोर्ड, ये कॉम्बो बिक रहा था, तो मैंने इस कॉम्बो को देखा, ये कॉम्बो मान लेते हैं मैं मार्केट से खरीदने गया। अब सोचो अगर इस कॉम्बो में अगर मैं माउस का दाम बढ़ा दूँ, तो क्या कॉम्बो ही कम बिकने लग जाएगा? क्योंकि ओवरऑल अब तो मुझे कॉम्बो महँगा महसूस होगा ना, या मैंने कीबोर्ड को महँगा कर दिया, तो फिर कॉम्बो कम बिकेगा। यानी माउस को महँगा करने से कीबोर्ड की डिमांड भी घट गई बिकॉज़ ये मार्केट में कॉम्बिनेशन में बिक रहा था, एक साथ बिक रहा था। इसी तरीके मान लेते हैं ये पेन बाज़ार में बिक रहा था ₹5 का, लेकिन फिर बाद में पता लगा कि जो इसकी रिफ़िल है वो ₹1 की जो आती थी वो मार्केट में महँगी हो गई है, वो ₹4 की रिफ़िल हो गई। तो अब क्या होगा कि मैं सोचूँगा यार ये तो नुकसान हो गया, अब मैं एक काम करता हूँ दूसरा पेन खरीद लेता हूँ। यानी क्योंकि रिफ़िल जो है महँगी हो गई उस चक्कर में पेन का भी जो डिमांड है वो कम हो गया। ये दोनों आपस में जुड़ गए। समझ गए क्या कहानी है? यानी ये ऐसे गुड्स को हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, जो कि एक दूसरे को मिलाकर बेचे जाते हैं। इन्हें बोलते हैं पूरक वस्तुएँ, पूरक। समझ पा रहे हैं बात को? यानी ए जो चीज़ है वो बी के साथ एक साथ बिकती है। यानी दे आर यूज्ड टुगेदर। यानी इनकी जो डिमांड होती है उसे हम जॉइंट डिमांड बोलते हैं। जैसे कि आप ब्रेड बटर का एग्जांपल दे रहे हैं, बिल्कुल सही। मान लेते हैं कार के साथ आप पेट्रोल का एग्जांपल दे रहे हैं, बिल्कुल सही। कार के साथ डीजल का एग्जांपल दे रहे हैं, बिल्कुल सही। ये पेन के साथ आप रिफिल का एग्जांपल दे रहे हैं, बिल्कुल सही। शू पॉलिश को भी कंसिडर कर सकते हो, कोई अलग ही मान लेते हैं कलर का जूता है, मान लेते हैं साक्षी आप जैसे बता रहे हैं, कोई पिंक कलर के जूते, लेदर के, ठीक है। अब पिंक कलर के जूते जो लेदर के हैं वो क्यों नहीं बिकते? क्योंकि उसमें ये प्रॉब्लम है कि हो सकता है मुझे इसकी पॉलिश ही ना मिले कहीं पे। अगर मिलेगी तो ऐसा ना हो 500-700 रुपए की पॉलिश है, छोड़ो यार ये कौन ले रहा है, ब्लैक ले लेते हैं, ब्राउन ले लेते हैं, ये चल जाएगा हर जगह, है ना? तो ये कुछ एग्जांपल्स होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के, जब वो दोनों चीजें एक साथ बेची जाती हैं तब उन्हें हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहते हैं। अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में याद रखना, इफ प्राइस ऑफ ए इंक्रीजेस द डिमांड फॉर बी डिक्रीजेस। ये पेपर पूछता है जी, नीले रंग से जो लिखा है बहुत इंपॉर्टेंट। बिल्कुल तनु, एक्सेप्शन सब जगह है। बहुत बढ़िया, समझ पा रहे हैं? बिल्कुल नितिश, बिल्कुल सही। जैसे एक एग्जांपल है इलेक्ट्रिक कार का। इलेक्ट्रिक कार जो है वो इस वजह से नहीं बिक रही क्योंकि इलेक्ट्रिक अभी स्टेशंस नहीं है, बेसिकली हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तैयार नहीं है। और दूसरा आजकल आपको पता ही है, कहीं राख है कहीं धुआं धुआं। इस समय तो भाई गजब ही हो रहा है, मैं तो ना खरीदूं कभी जब तक ये सब मसला सेट ना हो। नहीं सच में यार, ये मतलब बहुत ही खतरनाक है, आप सोच के देखिए, बहुत ही रिस्की है।
आप अपनी फैमिली में किसी को भेजते हैं, आप खुद जाते हैं, बहुत ज़्यादा रिस्की है यार, ये तो अलग ही लेवल का रिस्क है, ये तो कभी सोचा ही नहीं। अरे भैया महंगा तेल डलवा लेंगे कुछ समय, कोई दिक्कत की बात नहीं, घर तो आएंगे वापसी। ये ठीक करना होगा कंपनीज को, बिकॉज एक दो केसेस समझ आते हैं बट दिस इज टू मच, बहुत ज़्यादा केसेस हो रहे हैं और लाइफ थ्रेटनिंग हो चुका है, क्योंकि आप कभी बैटरी को जलता हुआ देखो, इट्स लाइक फायर, सच में मतलब बहुत खतरनाक है। दूसरे नंबर पे आता है सब्सटीट्यूट गुड्स। सब्सटीट्यूट गुड्स, इनकी बात कर लेते हैं। सब्सटीट्यूट गुड्स क्या है, आराम से समझते हैं। यानी या तो ए या बी, एक चीज बिकेगी दोनों में से, विस्थापित वस्तुएं, एक चीज दोनों में से बिकेगी, आराम से समझिए, ठीक है। नहीं, ये वही टॉपिक चल रहा है, डिमांड के अंदर ही है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है भी ना, उसी के अंदर पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। ये इसी के साथ चल रहा है बेटा। फिफ्थ का ए पार्ट था और फिफ्थ का बी पार्ट। दो तरीके के हो सकते हैं ना रिलेशनशिप दूसरे गुड्स से, या तो एक जैसे या अपोजिट। यहाँ पर हो सकता है क्या, बेसिकली दे आर, वन इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अदर। हाँ आयुष्मान, यस, यूज्ड इन प्लेस ऑफ अदर, यानी टी और कॉफी, जैसे कि नेस्कैफे और ब्रू, और आजकल कोई एक और पता नहीं क्या नाम आ रहा है, वो पता नहीं क्या क्या फ्री दिए जा रहे हैं, कुछ पता नहीं क्या नाम है, ब्लेंडर वगैरह पता नहीं क्या फ्री दे रहे हैं, मतलब और भी कुछ कंपनीज के साथ हो सकते हैं, रेज करके पता नहीं क्या है, कुछ है कोई कंपनी, ठीक है। नेस्कैफे और ब्रू आ सकता है। क्या इसके साथ आ सकता है पेप्सी और कोका कोला? भाई एक ही खरीदोगे, दोनों में से चांसेस यही है ना। इस तरीके फंटा फंटा मिरिंडा आ सकता है, लहर हल्दीराम आ सकता है, ओला उबर आ सकता है, फ्रूटी स्लाइस आ सकता है, पेट्रोल डीजल आ सकता है। बिल्कुल आप सही एग्जांपल दे रहे हैं, बिल्कुल सही बिल्कुल सही। फैन और कूलर आ सकता है। लेज और अंकल चिप्स नहीं होगा, क्योंकि अंकल चिप्स लेज के ही हैं, फिर भी मैं समझ गया आप जो कहना चाह रहे हैं। अमूल मदर डेयरी आ सकता है, बिल्कुल, ये सब एग्जांपल्स हो सकते हैं। अब इसमें सोच के देखिए, इफ प्राइस ऑफ जोमेटो स्विगी आ सकता है, प्राइस ऑफ ए इंक्रीजेस, द डिमांड फॉर बी इंक्रीजेस। सोच के देखिए, याद मत करिए, समझने की कोशिश करें। चाय 10 रुपए की थी, कॉफी भी 10 रुपए की थी, चाय महंगी हो गई 20,000 रुपए की, तो जो चाय वाले हैं वो भी कॉफी पीना शुरू कर देंगे। अब कुछ ऐसे लोग होंगे जो सच में चाय पीना पसंद करते हो, कहेंगे सर ऐसे थोड़ी होता है, जिन्हें चाय पसंद है वो चाय ही पियेंगे, जिन्हें कॉफी पसंद है कॉफी ही पियेंगे, जैसे कि अभिनीश ने लिख दिया, ये होता है। बट इन जनरल जो मार्केट का ट्रेंड है वो ऐसा है, यानी मार्केट दाम के हिसाब से चलती है। कुछ लोग जो शौकीन होते हैं उनकी अलग बात है, बट इन जनरल सब कुछ दाम के हिसाब से चलता है। समझ पा रहे हैं क्या मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ? पूरे तरीके समझ पा रहे हैं आप? यानी इनका जो आपस का रिलेशन है वो एक पॉजिटिव रिलेशन होता है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको दोनों बातें समझ आ गई होंगी। मैंने आपको सब्स्टिट्यूट गुड्स भी समझा दिया है और मैंने आपको जो है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स भी समझा दिया है। राइट वाला स्लाइड देखिए, अगर ए का दाम बढ़ा, सुनो ध्यान से सुनो, आराम से सुनो, आराम से आराम से आराम से सुनो। ए और बी मार्केट, अरे भैया सुनो तो सही ध्यान से, अगर बाजार में टी बिक रही है 10 रुपए की और कॉफी बिक रही है, अब नहीं नहीं अब कैसे आ गया, अब तो मैं समझाऊंगा, तो जिद है मेरी, कहीं फिर 2 मिनट बाद कोई तीसरा बच्चा पूछ लेगा, अब तो मैं समझाऊंगा। टी जो है वो 10 रुपए की है और कॉफी भी 10 रुपए की है, ठीक है। अब अचानक टी वाले भैया कहते हैं कि 5 रुपए की चाय है और साथ में मूंगफली का पैकेट फ्री है, और साथ में जो है आपको घर तक छोड़ के आऊंगा, और घर पे एक काम करूंगा, आपकी पानी की बोतलें भी भर दूंगा जाके। अब अगर आपको कोई इतनी सारी फैसिलिटीज देगा तो आपको नहीं लगता कॉफी की डिमांड कम हो जाएगी? ये लॉजिक है कि अगर एक का दाम बढ़ रहा है तो दूसरे की डिमांड बढ़ रही है, बिकॉज एक का दाम बढ़ने से एक का डिमांड घट गया तो वो डिमांड दूसरी जगह शिफ्ट हो गई। एग्जाम्पल के तौर पे क्लासिक एग्जाम्पल है ओला उबर का। बहुत बार हम लोग क्या करते हैं, रैपिडो को भी इसके साथ रख सकते हो, हम दोनों जगह रेट को चेक करते हैं। अगर ओला पे प्राइस ज्यादा होता है तो उबर की डिमांड बढ़ जाती है, सब करते हैं, करना चाहिए, दिस इज द स्मार्ट मूव। इसमें कोई ऐसा नहीं कि आप 10 रुपए के पीछे ऐसे सोच रहे, यू शुड डू दिस, क्योंकि समझदारी है इसमें। इंटेलिजेंट लोग ऐसा करते हैं, रिच और पुअर को छोड़ो, इंटेलिजेंट पीपल डू दिस, सच में करते हैं ऐसे लोग, ठीक है। वो रैपिडो पे भी चेक कर सकते हो, कोई नुकसान की बात नहीं, ठीक है। आगे चलते हैं, फ्लिपकार्ट अमेजोन पे भी ऐसी आपको चेक करना चाहिए। यहाँ तक मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप सारी बातें जो है समझ पा रहे हैं, बिल्कुल आयुष्मान, यहाँ तक की बातें आपको समझ आ गई होंगी। तो मैं ग्राफ की तरफ चलता हूँ। ये जो ग्राफ है दोस्तों, ये है आपका डिमांड कर्व का ग्राफ। डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं, डिमांड कर्व का ग्राफ, इसे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले डिमांड कर्व जो है, सब चीजों का इंपैक्ट पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है मैम, हम बाकी फैक्टर्स को कांस्टेंट मानते हैं, बस इतना सा है। अगर प्राइस जो है वो यहाँ पे लिखता हूँ और क्वांटिटी डिमांडेड यहाँ पे लिखता हूँ, तो क्या ये ग्राफ ऐसा बनेगा?
अब इस ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी कैसा भी हो सकता है। मैं तो ग्रफ आइडिया बस आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ता जाता है वैसे वैसे डिमांड घटती जाती है। तो इस ग्राफ के बारे में कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले जो एक डिमांड कर्व होता है दोस्तों, ये जो है आपका, ध्यान से सुनेंगे, इसका होता है डाउनवर्ड स्लोप। इसका मतलब है जब आप लेफ्ट से राइट में आते हैं तो ये डाउनवर्ड आता है, नीचे की तरफ आता है। यानी अगर आपको क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ानी है तो आपको जो है प्राइस घटाना होगा, क्योंकि सोचो इस प्राइस पे इतनी ही डिमांड थी, प्राइस कम होते ही डिमांड बढ़ गई, प्राइस और कम हुआ डिमांड और बढ़ गई, प्राइस और कम हुआ डिमांड और बढ़ गई। इस तरीके का लॉजिक है, ठीक है। यानी डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है पहली बार। दूसरे नंबर पे आपको ध्यान रखना है, ये एक स्ट्रेट लाइन कर्व होता है, स्ट्रेट लाइन, क्योंकि बाकी फैक्टर्स को हमने कांस्टेंट माना है, प्रैक्टिकली स्ट्रेट लाइन नहीं होगा ये आपका, लेकिन हमने क्योंकि बाकी फैक्टर्स को कांस्टेंट माना है तो सिंपल सा हमारा रिलेशन आ गया था, उसकी वजह से स्ट्रेट लाइन होगा। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए ये होता है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच। क्या यहाँ तक आपको कोई तकलीफ है? अब कुछ एक्सेप्शंस हैं इसके, वो मैं आपको बताता हूँ। क्या कायदे से ये सभी एक्सेप्शंस हो गए थोड़े थोड़े? भाई सब्सिट्यूट में बदलाव आ गया तो प्राइस घटने पे भी ज़्यादा नहीं हुआ, ये सभी कायदे से एक्सेप्शन है जितने बताए हैं। बट कुछ और एक्सेप्शंस भी होते हैं, वो आपको पता होने चाहिए। वो एक्सेप्शंस क्या बताता हूँ, एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। ये जो लॉ ऑफ डिमांड है, कर्व वाला ऐसा वैसा, इसके एक्सेप्शंस पढ़ते हैं, यहाँ से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। जो बच्चे कमेंट कर रहे हैं वो जानते हैं कि ये सवाल कितनी बार स्पेशल में मैं करा दूँ, ठीक है। ग्राफ प्रॉब्लम होती है, कोई बात नहीं, रुका समझा देंगे, क्या दिक्कत की बात है। अगर मैं आपसे कह दूं कि प्राइस बढ़ा तो डिमांड भी बढ़ गई, ऐसा हो सकता है क्या? यानी प्राइस बढ़ जा रहा है फिर भी डिमांड बढ़ जा रही है। लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से तो ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है। मैं आपको बताता हूँ, इमरजेंसी आ गई, इमरजेंसी देश में, तो हो सकता है। तो मान लेते हैं आपको पता लग गया लॉकडाउन लगने वाला है, आटा अगर 300 की जगह 350 का मिल रहा है, खरीद लो यार, कोई बात नहीं, जरूरत से ज्यादा खरीद लो। इसी तरीके सैनिटाइजर, सैनिटाइजर ऐसी चीज थी जो जब हम स्कूल कॉलेज में हुआ करते थे तो शायद ही मैंने कभी सुनी होगी। मेरा एक आध दोस्त है जो सैनिटाइजर रखता था, और ऐसा लगता है क्या फालतू चीज लेके आता है, मतलब क्या जरूरत है इसकी, है ना। मतलब ये तो अब शुरू हुआ कोविड के बाद जो है प्रॉपर्ली हाथ धोएंगे और ये वो, पहले ऐसा कुछ नहीं होता था और हम बिल्कुल फिट एंड फाइन थे। ऊपर वाले की दया से कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि हम लोगों की जो इम्यूनिटी है, हम लोग ऐसे पूरे ह्यूमंस की एक साथ में बात करो, इतनी भी वीक नहीं है कि हम लोग जो है आसानी से बीमार पड़ जाए। बट अब जो है थोड़ा सा खौफ है कोविड का, तो अब तो ध्यान रखना ही पड़ता है। तो आपने नोटिस करा होगा जब कोविड आया तो जो सैनिटाइजर थे उनका प्राइस भी बढ़ गया था, लेकिन साथ में क्या हुआ, डिमांड भी बहुत बढ़ गई थी। तो ये एक एक्सेप्शन हो सकता है, समझ पा रहे हैं? बिल्कुल सही। मैं उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक आप सारी बात समझ पा रहे हैं। कई सारे कमेंट आ रहे हैं, चलो आगे चलते हैं। अब इसी तरीके से कोई महंगी चीज बिक रही है, मान लेते हैं वॉच की बात करता हूँ, तो आपने बहुत सारी घड़ियां देखी होंगी, 40,000 की घड़ी, 10,000 की घड़ी, 20,000 की घड़ी, 1 लाख की घड़ी। आपको क्या लगता है कि ये घड़ी का एक्चुअल कॉस्ट कितना होगा? ये सब नोट कराऊंगा, चिंता मत करो, नहीं होगा। फिर क्यों महंगी बिकती है? आपको क्या लगता है कि वाई दीज वॉचेस आर सो एक्सपेंसिव? या पेंटिंग्स, सिर्फ ब्रांड नेम, तो क्या ये आपके स्टेटस सिंबल के तरीके आप इस्तेमाल करते हैं? ये स्टेटस सिंबल के रूप में इस्तेमाल होता है। सब नोट कराऊंगा, चिंता मत करो, पहले समझा देता हूँ। अगर आपको खबर लग जाती है कि क्वालिटी जो है वो प्राइस पे डिपेंडेंट है, तो भी आपका एक कर्व काम करता है। यानी एग्जांपल के तौर पे आपको लगता है कि कोई चीज 100 रुपए की तो होनी ही चाहिए और बाजार में 5 रुपए की बिक रही है, तो ऑटोमेटिकली जितना उसका प्राइस कम आएगा उसकी क्वांटिटी डिमांडेड भी कम हो जाएगी। सोच के देखो। एग्जाम्पल के तौर पे आप दुकान पे गए, अपने घर के पास कोई टाउन हॉल ऐसी कोई जगह है या कोई सिविल लाइंस ऐसा कोई, हाँ दुकान वाला वो कहता है अरे भैया पर्स ले लो, वॉलेट ले लो, जूसी का पर्स है 200 रुपए का, आप कहोगे अरे भाई जूसी नहीं गुच्ची है यार वो, और ये नहीं है 200 का, ये बिकता है महंगा। तो आपने क्या करा, आप 1 मिनट में समझ गए कि ये जो पर्स है, ये जो वॉलेट है आपका, ये इतना सस्ता है तो लोकल ही होगा। समझ पा रहे हैं आप बात को? यानी जब आप प्राइस पे डिपेंड कराते हैं क्वांटिटी डिमांडेड को, तो भी एक एक्सेप्शन हो जाता है लॉ ऑफ डिमांड का, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ तक आप समझ गए। अब बात करते हैं कुछ और केसेस की, जैसे आईफोन्स इतने महंगे क्यों बिकते हैं? अब जिन पे है वो जरूर यहाँ पर डिबेट करेगा कि भाई क्योंकि आईफोन की क्वालिटी ऐसी होती है वैसी होती है, बट ये आईफोन खरीदने वाले को भी पता है कि डेफिनेटली आईफोन क्वालिटी वाइज बढ़िया होता है, बट इतना महंगा नहीं होता, इतना महंगा नहीं होना चाहिए था। बेसिकली उस लोगों के आप बहुत सारे पैसे देते हैं, डेफिनेटली क्वालिटी वाइज बहुत बढ़िया चलता है। डेफिनेटली सैमसंग अधिकतर केसेस में 1 डेढ़ साल के बाद दुख देता है और एप्पल दुख नहीं देता, बट स्टिल क्वालिटी वाइज बहुत सारा पैसा जो है ब्रांड वैल्यू में जाता है, और वो हम सबको पता ही है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। क्या यहाँ तक कि आप सारी बात समझ पा रहे हैं दोस्तों? आपको चीजें समझ आ रही हैं? इसी तरीके अगर मान लेते हैं कि सोसाइटी की इनकम बढ़ती है, सोसाइटी की इनकम बढ़ती है तो क्या आप लोकल चीजें खरीदना बंद कर देंगे? मान लेते हैं कि आपके घर के पास एक छोटी सी दुकान थी,
और अचानक यहाँ सबकी इनकम बढ़ने लगी, तो आपको नहीं लगता कि आप उस दुकान से जो लोकल सामान था वो नहीं खरीदेंगे? एग्जाम्पल के तौर पर कोई लोकल सा तेल यहाँ पे मिलता था 50 रुपए लीटर का, तो आप इसे अवॉइड करने की कोशिश करेंगे, यार फॉर्च्यून ही लेंगे या सफोला लेंगे, ऑलिव ऑयल लेंगे कि चलो कमाई हो रही है तो फैमिली को हेल्दी खाना खिलाएंगे। या फिर अगर आपकी कमाई बढ़ गई है तो आप क्या करोगे, आपके घर पे मान लेते बिस्लरी की कैन, पहले एक लोकल कैन आती थी, वो थी 20 लीटर वाली गैलन, मान लेते कि इसी वजह से आप अभी जो है एक्वागार्ड नहीं लगवा सकते या फिल्टर नहीं लगवा सकते, तो 20 लीटर की कैन 40 वाली भी आती है, 80 वाली भी आती है, 80 की बिस्लरी या बेली की होगी, ये कोई लोकल होगी। तो जैसे ही आपके लिए पॉसिबल होगा यू विल ट्राई टू स्विच कि यार कोई बात नहीं, स्विच कर लेता हूँ, महीने में 200-400-500 का फर्क आएगा, ऐसा ना हो कि किडनी स्टोन्स हो जाए। तो ऐसे जो गुड्स होते हैं जो कि आपके इनकम पे डिपेंडेंट होते हैं, इन्हें इंफीरियर गुड्स बोला जाता है। ये सब चीजें मैं आपको आने वाली क्लास में पढ़ाऊंगा। बस मुझे एक बात बताएं, क्या आपको इस सेशन में सीखने को मिला? कृपया घड़ी देख के ना पढ़ा करें आप प्लीज, आप अपना नुकसान ना करा करें। इन शॉर्ट बताना चाहूंगा, जितनी देर आप सुनते हैं उतनी देर में बोलता हूँ, तो थकान आपको होती है, थकान मुझे भी होती है, ठीक है? मैं समझता हूँ कि आपको भी मुश्किल हो रही है, बट ये आप ही के लिए करा जा रहा है ना, प्लीज अपने लिए आप तैयारी करें। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको 1:30 से 3:30 वाले सेशन में मजा आया होगा। अगली क्लास आपकी सेम सब्जेक्ट की 4 बजे से लेकर 6 बजे तक है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप उस क्लास में भी आएंगे, उसमें भी आप सीखेंगे। मैं कोशिश कर रहा हूँ जो भारी टॉपिक्स उन्हें हंसी मजाक में रिलैक्सिंग मोड में थोड़ा सा आपको पढ़ाऊँ, जिससे आप अपने दिमाग में डेटा को लेके जा सकें, ठीक है? यहाँ पर आपका सेशन कंक्लूड होता है, जो जाना चाहे जा सकता है। आने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू। डाउट्स ले रहा हूँ, जो जाना चाहे जा सकता है। बिना आपका रेज़ हैंड इस क्लास में भी नहीं, आप मुझे भेजें, मैं आपका रेज़ हैंड लेके जाऊँगा, क्योंकि आप काफ़ी समय से कह रहे हैं, बात नहीं हो पा रही, आप मुझे भेजें, मैं लेके जाऊँगा। इंपॉर्टेंट पीडीएफ देने की बजाय ठीक है, ऐसा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको पूरा जितने इंपॉर्टेंट है सारे समझा दूँगा। और बताओ, आप पढ़ने वाले बनो, मैं बैठूँगा आपके लिए, आप चिंता क्यों करते हो? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही लगाने चाहिए श्वेता, मेरे हिसाब से, और रैंडम चीजें नहीं करनी चाहिए। उसके लिए आप ये कर सकते हैं, किसी एजुकेटर का टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लगा सकते हैं, जैसे निखिल सर के कई सारे कोर्सेज आते हैं, यानी लगाने पीवाईक्यूज ही चाहिए, रैंडम सवाल बिल्कुल नहीं लगाने चाहिए। बहुत बढ़िया शिवा। अच्छा, ये कभी कभार होता है दिशा, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा पुश मिलना चाहिए, तो मैं कंसंट्रेट करके क्लासेस लेता हूँ, जिससे कि आप बाकी दिन अपना बाकी पढ़ाई कर सके और आपका कंटेंट भी जो है बाकी सबसे पीछे ना रहे। मेरे हिसाब से हमको अच्छा बस ध्यान से सुनना चीज़ों को, और जो इम्पोर्टेंट है उस पे एक्स्ट्रा फ़ोकस करना है। ऐसा ना हो कि बस स्पीड में सुनते चलो, मतलब फ़ोकस भी करना है अपने को डेटा पे। अगर आपने इसलिए भेजा है कि आप नोट्स कैसे बना रहे हैं, तो सोनम आप अच्छे नोट्स बना रहे हैं। रूपा, आपका रेज़र हैंड लेने की मैं कोशिश करूँगा। बहुत बढ़िया सोनम, सीखते चले। वीना, मिस हो गया है आपका रेज़र हैंड, शायद आपके पार्ट को कनेक्शन इश्यू होगा। अरे वाह! बहुत बढ़िया आयुष्मान। इस बार बढ़िया सिलेक्शन चाहिए भई आयुष्मान, सीजीएल से बेटर होना चाहिए सीएचएसएल। जी बताएँ रूपा। हेलो, जी बताएँ बेटा। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर आपकी वॉइस लो आ रही है। अच्छा, बताएँ, आप बताएँ, मुझे आपकी आवाज़ साफ आ रही है। सर मुझे बोलना था ना सर, अपकमिंग 2 मंथ्स में ना सर कुछ ज़्यादा ही मतलब मेरे पे लोड पड़ गया, मतलब बहुत सारी चीज़ का एग्ज़ाम आ रहा है मेरा। मतलब कॉलेज की भी एग्ज़ाम है, सीजीएल का भी है, एमटीएस का भी है। और सर मतलब मेरा वेस्ट बंगाल पुलिस में मतलब प्री क्लियर हो गया था, रनिंग भी कंप्लीट हो गया, और मेंस का एग्ज़ाम है, और फिर जीडी का भी रनिंग है अभी। तो सर मैं किस चीज़ पे फोकस करूँ, बिल्कुल टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा है मेरा। कुछ चेंजेस कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि आप जो है 24 घंटे का रूटीन आप एक बार मुझे अपना बताएँ, क्योंकि कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे हमें। सर मैं नेक्स्ट क्लास में आ सकती हूँ अभी। हाँ, हाँ, प्लीज़, प्लीज़। कुछ डेटा मुझे आपसे चाहिए होगा। वो डेटा क्या है? एक तो 24 घंटे का रूटीन, बिल्कुल ईमानदारी वाला, ठीक है? ऐसा नहीं है कि मुझे अच्छा ही लगे आपका रूटीन, ऐसा नहीं, जो सच में है वो। दूसरा, सभी एग्ज़ाम्स जो आपने बोले हैं, उन सबकी डेट्स की रेंज, समझ गए कि सीएचएसएल इससे इसके बीच में हो सकता है, क्योंकि आपने 4-5-6 एग्ज़ाम बोले हैं, तो मैं स्क्रीन पर वो चाह रहा हूँ कि मेरे पास लिखा होगा, तो अच्छा रहेगा, ठीक है? आप मुझे भेजो अगली क्लास में। ओके सर, मैं भेज। हाँ, हाँ। बाकी बढ़िया से आप मेहनत करते रहें, जैसे आप यहाँ तक पहुँचे और आगे जाना है। यस चलिए, सर। ऑल द बेस्ट। वीना, आपका रेज़र हैंड जो है मिस हो गया है, और शायद कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं वीना, वो ये है कि 10 मिनट से पहले आप अब दोबारा नहीं भेज पाएँगे, तो आप मुझे अगली क्लास में भेजना, वहाँ पे मैं आपका रेज़र हैंड उठा लूँगा। जो जाना चाहे जा सकता है, एक डाउट और उठा रहा हूँ, बाकी डाउट्स आपके आने वाली क्लास में लूँगा मैं। देखता हूँ फिज़िक्स और ठीक है।
यूनिट्स, मेजरमेंट्स, डायमेंशंस, स्केलर, वेक्टर क्वांटिटीज, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, वर्क, पावर, एनर्जी, रोटेशनल मोशन, मोशन ऑफ प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, पॉलीमर्स एंड प्लास्टिक्स। मैंने आपके लिए जो जो टॉपिक्स मार्क करे हैं, ये टॉपिक्स मैं आपको पढ़ाऊंगा या पढ़ा चुका हूँ। इसके अंदर जो पॉलीमर्स है ये मैंने आपको पढ़ाया है, किसका डाउट है साक्षी आपका, ये मैंने केमिस्ट्री का आखिरी चैप्टर पढ़ाया है, और बाकी जितनी चीजें हैं ये सब मैंने आपको फिजिक्स के कोर्स में पढ़ानी है या पढ़ा रहा हूँ। रोटेशनल मोशन को इसलिए मार्क नहीं करा कि भले ही मैं टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम की बातें करता हूँ, बट वो थोड़ा सा और डिटेल में मेरे हिसाब से बच्चे को पता होना चाहिए, तो मैंने इसलिए उसे मार्क नहीं करा। अब बात कर लेते हैं जीके की। सामान्य विज्ञान, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारत का स्वतंत्रता संग्राम, भारत का व्यवस्था, संस्कृति, भारत कृषि, अधिकतर चीजें इसमें से मैं पढ़ा रखी है मैंने। जनसंख्या, पर्यावरण, इनमें से काफी सारी चीजें हमने ऊपर ऊपर से पढ़ी है। ऊपर ऊपर का मतलब है कि जैसे जनसंख्या है, जनसंख्या अपने आप में कुछ डिफाइंड नहीं है कि इससे क्या मतलब है सिलेबस में। बाकी जैसे ये हम कवर करेंगे, भारत का इतिहास, भारत का स्वतंत्रता संग्राम, अर्थव्यवस्था, ये सब चीजें हम कवर करेंगे। एफडीआई हम यहाँ पे कवर नहीं करेंगे बेटा। विश्व भूगोल हम जनरली कवर करते हैं, भारत का भूगोल कवर करते हैं, और कई सारी चीजें हम कवर करते हैं। उत्तर प्रदेश की शिक्षा संस्कृति ये हम अलग से कवर नहीं करेंगे। यूपी का जो डेटा है उसके लिए साक्षी मुझे ऐसा लगता है मार्केट में कई किताबें आती है, घटना चक्र आती है, आप खरीदना मत उसे, पहले जाके देखना। अगर वो डेटा कई सारा यूपी का डेटा ना उसमें होता है, घटना चक्र के अलावा भी कोई हो तो दुकान वाले से पूछ लेना कि भैया कुछ एडवाइस कर दो, कौन सी सबसे ज्यादा बिकती है। थोड़ा पोलाइटली बात करोगे तो वो लोग भी आपकी मदद कर देंगे। एक या दो दुकानों पे देखना और उसके बाद एक किताब यूपी स्पेसिफिक आप डाल देना, ठीक है। अच्छा, बीना भी एक किताब बता रही है, आप ये भी देख सकते हैं। परीक्षा वाणी एक किताब आप बता रहे हैं, ये भी आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, बाकी डाउट्स आने वाली क्लास में 3:30 बजे, 3:30 नहीं अब 4 बजे होगा, और मिलते हैं आप सभी से आने वाली क्लास में। आने का आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।